हेलो व्यूअर्स, वेलकम वंस अगेन टू योर वेरी ओन स्टाफ का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है विकास मनहास सर, जो पिछले 25 सालों से हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के मार्टर्स के फैमिलीज को विजिट कर रहे हैं। आज के एपिसोड में हम उनसे उनके अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। हम ये उनसे समझेंगे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव कैसे और क्यों शुरू किया। थोड़ी हमारे शहीदों के स्टोरीज के बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे हम अपने शहीदों के फैमिलीज के लिए इनफ कर पा रहे हैं या नहीं। ये एपिसोड बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है। वी होप यू एंजॉय द एपिसोड। जय हिंद। थैंक यू सर। वेलकम टू स्टाफ का पॉडकास्ट। स्वागत है आपका स्टाफ का पॉडकास्ट में। सर, स्टार्ट करना चाहेंगे, आपके अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, बचपन कैसा था, तो उस पर अगर आप थोड़ा बता सकें। हाँ, चलो थैंक यू। आपने मुझे बुलाया, आपके साथ बात करने का मौका दिया और थ्रू आपके और ना जाने कितने लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका दिया। तो आपने मेरे बचपन की बात की ही, तो मैं जम्मू एंड कश्मीर से ही हूँ और भद्रवा एक जगह है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जिसको पहले भद्रकाशी कहा जाता था। तो मैं वहीं पे पैदा हुआ था। और एक जस्ट आपने पूछ लिया, तो मेरा जो गांव है, मेरे गांव का नाम नालसी है। तो मेरे गांव से मैं पहला था जो एक हॉस्पिटल में पैदा हुआ था। मेरे से पहले हमारे गांव का कोई भी हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ था। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मैं 4 दिन का था, व्हेन आई वॉज 4 डे ओल्ड, तो गांव के ना बड़े सारे लोग हॉस्पिटल देखने आए थे कि हॉस्पिटल में कोई कैसा पैदा हो सकता है। और तब गांव के लिए जाने के लिए, आई एम टॉकिंग ऑफ लॉन्ग ऑफ 1976, तो गाड़ियां वगैरह वो सब नहीं होता था। तो मेरी मदर को एक पालकी में बिठा के लाए, भी पालकी में बिठा के थे, और वापस फिर मेरी मदर और मुझे, हम दोनों को पालकी में बिठा के लेके गए थे। तो जस्ट एक कहने के लिए कि आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम माय विलेज टू बी बोर्न इन हॉस्पिटल। और फिर माय मदर शी वाज अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर। तो जम्मू के पास एक जगह आती है किश्तवाड़। तब जम्मू ये, जब तब किश्तवाड़ और भद्रवा दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में आते थे, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। लेकिन अब किश्तवाड़ इज ऑल टुगेदर ए न्यू डिस्ट्रिक्ट, एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया हुआ है वो। तो मेरी मदर वहाँ पोस्टेड थे इन हर गवर्नमेंट जॉब। तो फिर हम वहाँ पे चले गए, तो मैंने अपनी पढ़ाई वहीं से शुरू की। तो वहाँ पे एक स्कूल है, न्यू एरा पब्लिक स्कूल। हाँ, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। फिर 1986-87 में समथिंग कुछ तो हुआ, हमें जम्मू आना पड़ा मेरी मदर को। तो हम भी मदर के साथ जम्मू शिफ्ट हो गए। तो जम्मू में मैंने दीवान बद्रीनाथ विद्या मंदिर, एक बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल, अगर मैं उस टाइम की बात करूँ, उस स्कूल में मैंने पढ़ाई की 6 से लेकर 12 तक। तो उसके बाद मैंने जम्मू से ही ग्रेजुएशन किया, जीजीएम साइंस कॉलेज, जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लगभग 100 साल पुराना कॉलेज है, वन वेरी हेरिटेज कॉलेज। और इसकी बिल्डिंग भी, जो पुराने ब्लॉक्स हैं, दे आर समथिंग वर्थ विजिटिंग एंड बीइंग देयर। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने अपना मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज, वो मैंने बॉम्बे से किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, भारतीय विद्यापीठ से। तो ये मेरा बचपन और ये मेरी पढ़ाई रही है। जी सर। सर, इंडियन आर्मी एस्पिरेंट आप भी थे क्या कभी? बिल्कुल, अगर मैं कहूँ तो, अगर मैं अपने बचपन की थोड़ी सी बात करूँ, टिल फिफ्थ, जब तक मैं जी। फिफ्थ क्लास तक था, अगर कोई मुझे पूछता था कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था। क्योंकि हम, जो मेरा गांव था, गांव में पहाड़ था, पहाड़ के ना बड़ी दूर से सड़क हमें दिखती थी। तो एज ए आउटसाइड वर्ल्ड आप बस ट्रक को ही आते हुए देखते थे, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वो वुड्स को या लॉग्स को लेने आते थे। वो छोड़ के ना कोई बाहर की चीज आपको दिखती नहीं थी। जैसे तब टीवी नहीं था हमारे वहाँ पे, और तो बाकी चीजें आप छोड़ ही दो, रेडियो ही होगा जिससे आपको सुन पाओगे थोड़ा बहुत। तो आपको ट्रक बाहर से आता हुआ दिखता था, और वो जब आपको पहली बार दिखता था, और वहां से उसको मेरे गांव तक आने में 15-20 मिनट लगते थे। आप दूर से पहाड़ पे उसको चलते हुए देख रहे, तो वो बड़ा फैसिनेटिंग सा होता था। लेकिन जब फिफ्थ सिक्स के बाद फिर धीरे 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 जब थोड़ा देखने लगे, आगे पीछे बात होने लगी, तो थोड़ा फौज की तरफ एक, जस्ट लाइक एनी अदर, एक रुझान सा होने लगा। और फिर जब हम थोड़े और बड़े हुए, तो जब पीक ऑफ टेररिज्म या मिलिटेंसी आई, अगर हम 90s की बात करें, अर्ली 90s की बात करें, तो हमने फौज को ऑपरेट करते हुए देखा। जैसे बहुत सारे लोग फौज को या तो न्यूज़पेपर में देखते हैं या अखबार में देखते हैं, और आज की जनरेशन फौज को यूट्यूब पे देखेगी या न्यूज़ चैनल पे या सोशल मीडिया पे देखेगी, उनके बारे में जानेगी, सुनेगी। तो अगर मैं कहूँ, आई एम द डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द फौज।
फौज कैसे करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो वो मैंने सब देखा। एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। 1992 में मेरे चाचा जी, अब खैर उनकी डेथ हो गई, मैं श्री रणवीर सिंह की बात कर रहा हूँ। भदरवा में ही हमारे साथ वाले गाँव में उनका घर था। 5 नवंबर 1992, अगर मैं डेट गलत नहीं बता रहा हूँ, लगभग 30-40 टेररिस्ट ने उनके घर पे हमला किया। तो रात भर वो लड़ाई हुई है। तो वो जो डर का माहौल होता है ना, कि टेररिस्ट आएंगे, रात को ना जाने क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वो देखा था। फिर जब फौज का इंडक्शन हुआ, फौज आई, फौज मीन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, इवन जेएनके पुलिस ने भी लेटर ऑन स्टेजेस पे काफी अच्छा रोल प्ले किया। तो एक फैसिनेशन, एक अलग चीज होती है। वी सा कि व्हाट आर्मी डज, कि एक आर्मी के आने से गांव में कैसा माहौल होता है, आप कितना सेफ और सिक्योर फील करते हो। एक और मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये तो काफी लेट की बात है, 2003 के आसपास की बात होगी। मैं कश्मीर गया था और दोज डेज आई यूज टू टीच, मैं पढ़ाया करता था और मैं एनडीए सीडीएस के लिए ही पढ़ाता था। तो उसमें काफी सारे बच्चे वो थे जो एनडीए सीडीएस के एस्पायरेंट थे। तो हम अमरनाथ यात्रा गए थे और उसमें से काफी सारे बच्चे थे जो पहली बार कश्मीर के थे। तो हम जब अमरनाथ यात्रा करके श्रीनगर पहुंचे, तब हम श्रीनगर लोकल साइट सीइंग के लिए हमने एक लोकल गाड़ी हायर की और हमने फिर उसे कहा कि तुम हमें अनंतनाग में एक वे ये जो नाग है अनंतनाग का, वो मंदिर दिखाते हुए तुम हमें जम्मू ड्रॉप करोगे। जो हमारी उसके साथ एक बात फिक्स हुई थी। एक मैं ही था जो पहले अनंतनाग या उस पूरे एरिया में जा रखा था, बाकी सब लोग नहीं जा रहे थे। तो जब हम अनंतनाग जा रहे थे, समहाउ उस ड्राइवर के साथ मिसकम्युनिकेशन ऐसा हो गया, उसको ये लगा कि वहां पे ना एक और मंदिर है जो थोड़ी दूरी पर है, हम उसे मार्टन टेम्पल कहते हैं, मटन कहते हैं। वहां पे भी बहुत प्यारा जी। शिव जी का मंदिर है। उसे लगा कि शायद ये उस मंदिर की बात कर रहे हैं, जबकि वो मंदिर मैंने तब तक देखा भी नहीं था। मेरा इतना ही कहना था कि जो श्रीनगर, ये अनंतनाग टाउन में ही मंदिर है, जहाँ से अनंतनाग वो नाग शुरू होता है, उसके अंदर भी एक शिव जी का मंदिर है जो बिल्कुल बस स्टैंड के पास है। मुझे वही मंदिर देखना था और मैंने सबको ये कहा था कि हम वो मंदिर देखेंगे। जब गाड़ी अनंतनाग के पास पहुंची और वो आगे चली जा रही है, काफी टाइम हो गया, 10-15-20 मिनट हो गए। अब मैंने कहा इतना टाइम तो लगता नहीं है। अब हम घबरा गए, डर गए कि ये आदमी ना जाने कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम। अब अनंतनाग का जो सिटी था, टाउन था, वो भी खत्म हो गया। अब हम बाहर हाईवे पे आ गए हैं और एक अनजान की जगह पे जा रहे हैं। एक बड़े ही डर वाला, जैसे हम कहते हैं ना, डर का माहौल वैसा हो गया। अब समझ ही नहीं आ रही क्या करें। बीच में तो ऐसा भी लगा कि वी ऑल शुड ओवर पावर हिम, पर फिर हम जाएंगे कहाँ। शायद हम में से किसी को तब गाड़ी चलानी आती भी नहीं थी। हम एक ऐसी जोन में आ गए, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में आ गए कि हम कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। जबकि वो ड्राइवर अपनी तरफ से ठीक चल रहा है, उस मंदिर पे जाने का उतना ही टाइम लगता है। लगभग 10-15 मिनट या 20 मिनट चलने के बाद हमने ना दो बीएसएफ के जवान एक सड़क के किनारे खड़े देखे। आप यकीन नहीं कर सकते, हम सबकी जान में जान आई कि अगर अब हम इस गाड़ी को अगर हम रुकवा भी दें, कुछ कर भी लें, तो वी हैव समवन टू गो फॉर, वी हैव टू समवन टू लुक फॉर। उस दिन हमने रियलाइज किया कि एक यूनिफॉर्म में आदमी कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। ये चीज ना, आ, शायद जो सुन भी रहे होंगे ना हमारा ये पॉडकास्ट, वो भी समझ नहीं पाएंगे। जो एक डर का एहसास होता है ना, वो एक अलग चीज होती है। ऐसे आर्मी का रोल देखना, आर्मी ने ये किया वो किया, बट जो हमने उस दिन फील किया, जब हमने उन दो बीएसएफ जवान को देखा जिनसे हमने बात भी नहीं की, वो सिर्फ साइड पे खड़े थे, हमारी जान में जान आ गई और हमें लगा नहीं, हम कुछ ठीक ही जा रहे हैं, अब हमें कुछ नहीं हो सकता। जबकि वो हमें ठीक ही लेके जा रहा था। तो जस्ट ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी कि आई हैव सीन दैट डर क्या होता है। आई हैव सीन दैट जब आर्मी या बीएसएफ या सीआरपीएफ रात को आपके गांव में पेट्रोल पे आती थी या आपके गांव के पास कोई उनकी पिकेट लगती थी, तो आप कितने कंफर्टेबल होके रह पाते थे, आप कितने कंफर्टेबली अपनी मूवमेंट कर पाते थे। खैर अब वैसा माहौल नहीं है। तो ऑफकोर्स एक एनडीए सीडीएस का एक वो एस्पायरेशन तो था, लेकिन हम मैं फौज में नहीं जा पाया। बट जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फिर अपना मास्टर्स करने के बाद जम्मू आके मैंने और मेरे एक दोस्त ने हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला, जहाँ पे हम
एनडीए सीडीएस, तब एफकेट वगैरह शायद नहीं होता था। इन सब चीज़ों के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया, और विद द ग्रेस ऑफ गॉड काफ़ी सारे बच्चे उसमें से दे कुड मेक इट टू डिफेंस फोर्सेज आल्सो। राइट सर। अ, सर आप खुद फौज में नहीं जा पाए, लेकिन आपने बहुत लोगों को अ, फौज में जाने का रास्ता दिखाया, तो आप किसी ना किसी तरीके से फौज से तो अभी भी जुड़े हुए हैं। यस, खैर ये ऐसा जी मैंने सर। सोचा नहीं था जैसा कि आज की डेट जी। है। तो तब शुरू में जैसे मेरी क्लास के बड़े सारे बच्चे फौज में चले गए, मेरे सीनियर से, मेरे साथ के क्लासमेट बहुत सारे हैं जो फौज में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैक्सिमम अभी भी सर्विंग है, कुछ ने एज ए शॉर्ट सर्विस कमीशन या 20 साल की सर्विस करके, कुछ तो अब रिटायरमेंट लेके बाहर भी आ गए हैं, बट काफी सारे अभी भी सर्विंग है। फिर काफी सारे मेरे जूनियर या बाकी पहचान वाले फौज में गए। तो एट टाइम कभी कभी लगता था कि यार काश हम भी हो पाते, हम भी जा पाते, तो वी कुड हैव डन समथिंग एट दी अदर। बट ये जो एक अजीब सी जर्नी जो मेरी चली, जो मेरी शुरू हुई, जो अभी तक समझो अभी 25 साल से जो चल रही है, तो गॉड वाज सो काइंड टू मी कि दे कुड एक्सपोज मी टू आर्मी। मैंने आर्मी को बड़ा क्लोजली देखा, एक और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीआरपी, एफबीएसएफ, दे आल्सो वर वेरी, यू कैन से, काइंड एंड सपोर्टिव टू मी। उन्होंने भी मुझे, अगर मैं कहूँ, बहुत कुछ दिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुझे उनके साथ जुड़ने का, कहीं पे थोड़ा बहुत एक साथ काम करने का मौका भी दिया। तो जो आपका कहना कि मैं डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फौज के साथ मैंने जुड़ के एक हम इसे फौजी लाइफ तो नहीं कह सकते, बट एक अनुभव कम से कम मैंने किया कि क्या होता है। बड़े क्लोज से जी मैंने सर। फौज को देखा। जी सर। सर आपने जो मिलिटेंसी की बात की ना शुरू शुरू में, तो जैसे आपने बताया फौज के आने के पहले टेररिस्ट और घर पे अटैक हुआ था, तो वो डेली एक्टिविटीज फिर कैसे बहुत हैम्पर हो जाती होंगी जो वहाँ पे लोग रहते थे उनके। डेली एक्टिविटीज तकरीबन सारी बंद हो गई थी। अच्छा। जिंदगी, दुनिया बदल गई थी। मैं छोटी सी बात कहूँ, जैसे हाँ, आपने भी देखा होगा, बारात शाम को जाती है, जी। रात को शादी होती है, हम अर्ली मॉर्निंग दुल्हन को लेके घर आते हैं, जो एक हिंदू रिचुअल है। हमारे जी। भद्रवा में वो सब बंद हो गया। इन फैक्ट डिस्ट्रिक्ट डोडा में या बाकी जो जम्मू के रीजन थे वहाँ पे बंद हो गया। अब बारात सुबह जाती थी, हम दोपहर को ही शादी करते थे, और सूरज ढलने से पहले पहले हम वापस आ जाते थे। और बारात के साथ भी बड़े गिने चुने थोड़े से लोग जाते थे। एक खुल के हम लोग जिंदगी नहीं जी पाते थे। जैसे देखा जाए तो हम सब लोग किसान हैं, जमींदार हैं, छोटी मोटी जमीन होती थी जिसमें खेती बाड़ी पहाड़ों पे होती थी। तो जो आसपास ही खेत थे गाँव के, वही कल्टीवेट होने लगे। जो थोड़ा सा दूर है खेत, थोड़ा सा जंगल वाली साइड है, या थोड़ा आइसोलेटेड सी प्लेस पे है, तो वहाँ पे खेती होना बंद हो गई। जैसे मैं आपसे कहूँ, आ, ये डस्ट टू दाग कर्फ्यू लगता था। जैसे ही सूरज ढल जाता था, कर्फ्यू लग जाता था, सुबह सूरज की पहली किरण तक। इट वॉज ए डिक्लेयर्ड कर्फ्यू। तो कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, सब घर के अंदर ही होते थे। तो लाइफ आप इमेजिन करिए, जैसे सूरज ढल रहा है, उससे पहले आप अपने घर के अंदर आ जाएंगे, फिर आप सुबह तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे, कम वक्त में। अगर निकलेंगे तो इट मे बी डिफिकल्ट या डेंजरस फॉर यू। जैसे जो मेरा गांव था, फिर जब हालात बड़े खराब हुए, तो एक सरकार की स्कीम आई कि हम गांव के लोगों को ही थोड़ा ट्रेन करते हैं, क्योंकि आर्मी कब तक कहाँ पहुंचेगी, जब तक फौज नहीं पहुंचेगी, तो दे पीपल नीड टू डिफेंड देमसेल्फ। तो गांव के कुछ जो यूथ था, उनको ट्रेन किया गया, उन्हें हथियार दिया गया। तो अगर मैं कहूँ, रोज रात को हमारे 4-5 लड़के या 8-10 लड़के, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, पूरे गांव का पहरा देते थे। एज ए, जैसे आप फौज में आप देखते हो पिकेट होती है, बंकर होता है। हमारा खैर पिकेट या बंकर नहीं होता था, बट हमने भी कुछ कुछ एक अपनी तरफ से गांव के डिफेंस के लिए कुछ कुछ बनाया था। तो वो लड़के रात भर पहरा देते थे उस गांव का अपने, जिसे विलेज डिफेंस कमेटी कहते हैं, वीडीसी कहते हैं। वो अभी भी एक्टिव है। तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। सामान्य जिंदगी नहीं थी, जो हमने देखा था वो सब चेंज हो गया था।
और कश्मीर में जैसे आपने कश्मीर फाइल्स लास्ट ईयर देखी होगी, जी कश्मीर सर। का वो सब देखने के बाद, टीवी पे जानने के बाद, सुनने के बाद, तो हमें भी ये लगता था कि हमारे वाले रीजन में भी ना जाने कब कहाँ कैसा क्या हो। तो हालात अच्छे नहीं मतलब अपना घर अपना नहीं रह गया, मतलब ऐसी वाली बात होगी सर। आप अपने ही घर में कंफर्टेबल नहीं हुआ करते थे। थे। यस, बिल्कुल। एक डर था। जी। कश्मीर का एग्जाम्पल हमारे सामने था कि अगर वहां पे ऐसा हो सकता है तो हमारे रीजन में भी ना जाने क्या होगा, और बहुत कुछ हुआ भी। और जी। बट कुछ लोग थे जिन्होंने इसका संघर्ष किया, जिन्होंने इसका मुकाबला किया। कुछ लोगों की कुर्बानियों ने हम सबको प्रेरित किया कि नहीं, हमें घर नहीं छोड़ना है, वी हैव टू फाइट इट आउट। तो लड़ाई हुई। हम फिर मैं वही कहता हूँ कि भगवान का साथ था और फौज का साथ था कि हमारे वाले एरिया से वैसे माइग्रेशन या वैसा नहीं हो पाया जैसा कश्मीर से हो। जी सर। सर, जब भी मिलिटेंसी की बात होती है ना, तो कारगिल वॉर का बहुत बात होता है, जो 1999 में हुआ था। तो आपके लिए वो टाइम कैसा था जब कारगिल वॉर चल रही थी? देखो, जब कारगिल वॉर आई ना, तब तक हम मिलिटेंसी में बड़ी दूर तक आ गए थे। हमें 10 साल हो गए थे ओके। ऑलमोस्ट मिलिटेंसी को देखते हुए। जी। और कारगिल का युद्ध देखा जाए, बड़ी दूर लड़ा जा रहा था। हमने भी उसको टीवी पे ही देखा। जैसे बेशक ओके। मैं जम्मू कश्मीर में था, लेकिन वो कारगिल बड़ी दूर है यहाँ से, सड़कें बड़ी दूर है। तो उसका एज सच एक, अगर मैं कहूँ, वही इम्पैक्ट या वही जो बाकी पूरे भारत पे था, वही हम पे भी था। एक अलग से उसका कुछ मिलिटेंसी को लेके इतना कुछ वो नहीं था। हाँ, बट ये था कि लड़ाई ना हो जाए कहीं ज्यादा ही ना। जैसे जम्मू रीजन जहाँ पे मैं अभी भी आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, जम्मू लगभग दो साइड से पाकिस्तान से ही घिरा हुआ है। हम बिल्कुल बॉर्डर पे हैं जम्मू। बल्कि मेरे यहाँ घर से हम अगर कार में चलना शुरू कर दें, तो हम आधे पौने घंटे में पाकिस्तान टच कर सकते हैं। 3-4 साइड से अखनूर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, शामा चक है, कालू चक है, आरसपुरा है, सब पास पास है, ज्यादा दूर नहीं है। तो फिर जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो वो पूरे हिंदुस्तान में था कि लड़ाई कहीं एस्केलेट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो एक वो डर का माहौल टाइप तो था। बट हम हमने भी वैसे ही कारगिल देखा जैसे पूरे हिंदुस्तान ने देखा। जी सर। तो सर, जैसे हम लोग जानते हैं कि आप मार्टर्स के फैमिलीज को आप विजिट करते हैं, आप 20-25 साल से आप करते हुए आ रहे हैं। तो वो कहानी कैसे शुरू हुई सर? वो आपने क्यों सोचा कि ये स्टार्ट करना चाहिए? मैं फिर आपको भदरवा ले चलता हूँ, जो मैंने कहा जी जो सर, मेरा होम था। बिल्कुल। तो 1994 में इन वन ऑफ द ऑपरेशन भदरवा में हमारे 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। अब एक बात है जो मैंने बड़ी बार कही है, मैं चलो फिर कहता हूँ। कारगिल के युद्ध से पहले जो पार्थिव शरीर एक जवान का होता था, वो घर नहीं जाता था। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसी का नहीं गया, काफियों के गए भी, बट एज ए रूल या एज ए प्रोटोकॉल वो घर नहीं जाता था। तो ये जो 7 जवान थे, अब इनका जब वीर गति को ये प्राप्त हुए, तो इनका जो अंतिम संस्कार था, वो भदरवा में ही किया गया। जब वो अंतिम संस्कार भदरवा में हो रहा था, तो बहुत सारे गांव वालों के साथ मैं भी उस अंतिम संस्कार का हिस्सा था। तो जब ये अंतिम संस्कार होना था, तो जब मैं वहां पे था, तो एक ख्याल मेरे मन में आया कि मेरे गांव में या मेरी समाज में जब कभी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, बड़ी बार जो अंतिम संस्कार है वो डिले हो जाता है। और डिले होने का कारण क्या है कि कोई तो बाहर गांव है, हम उसके घर आने का इंतजार कर रहे हैं, सो दैट वो भी अंतिम बात उसको देख पाए। तो मुझे ये लगा, ये जो 7 जवान हैं, इनके भी तो परिवार वाले होंगे, इनका भी तो सब कुछ होगा, वो तो इनको एक आखिरी बार देख ही नहीं पाए। तो ये जो मेरा कंसर्न था, ये मैंने वहां खड़े एक जवान के साथ रखा। उस जवान ने मुझे देखा, उसे लगा कोई छोटा सा लड़का है, ये थोड़ा ज्यादा इमोशनल या विचलित हो गया है। उसने मुझे कुछ कुछ बातों से समझाने की कोशिश की। समहाउ मैं उसकी बात से इतना कन्विंस नहीं हुआ। तो मैंने एक सवाल उसको कहा कि ठीक है, अगर हम इनको इनके घर लेके नहीं जा सकते, तो इनके घर वालों को ही बुला लो।
जो जो आते जाएंगे सबका उसका अंतिम संस्कार कर लेंगे। तो ये सुन के उस जवान ने मुझे एक लाइन कही कि जो तुम सोचते हो काश दिल्ली में ये कोई सोचे। तो मेरा पहला ख्याल ये आया कि शायद ये जो सारे 7 लोग हैं, ये दिल्ली आसपास के किसी क्षेत्र के होंगे। यहाँ पे हालात भी बड़े खराब हैं, वो भी शायद आना नहीं चाहते होंगे। कि जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, उसके कई सालों के बाद मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि दिल्ली से शायद उसका मतलब भारत सरकार रहा होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब उनको अग्नि दी गई, चिता को अग्नि दी गई, जिससे हमारी भदरवा में दाग लगना कहते हैं। दाग लगने का मतलब चिता को आग दी गई। जब चिता को दाग लग गया तो मैं फूट फूट के रोने लगा। अब उस जवान ने फिर मुझे पकड़ा। उस वक्त मेरा और उस जवान का एक आई कांटेक्ट हुआ। अगर मैं आई कांटेक्ट की बात करूं तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, लाल थी, पानी से भरी थी, बट वो रो नहीं रहा था। तो मुझे लगा कि ये शायद यूनिफॉर्म में है, वेपन के साथ है, कॉम्बैट जोन में है। जो लोग कल रात को स्ट्राइक किए हैं वो आज भी स्ट्राइक कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने जिंदगी का एक लेसन सीखा कि वीपिंग इज ए लग्जरी डिनाइड टू मैनी। कि रोना भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो हर एक के पास नहीं होता। तो जब उस शमशान भूमि से हम वापस घर की तरफ आ रहे थे, तब मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे इन 7 लोगों के घर जाना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि अंत में क्या हुआ था या मैंने क्या देखा था। तो बस वहीं से ये एक आइडिया का एक जर्मिनेशन हुआ। लेकिन मैं खैर कभी उनके घर जा नहीं पाया, मुझे उनका कुछ पता ही नहीं चला। उसके 5 साल के बाद 99 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, तो जुलाई 5 99 उसमें ग्रेनेडियर उदयमान सिंह जो टाइगर हिल्स की निर्णायक लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वो जम्मू के पास के ही रहने वाले थे, शाबा चक के। तो मैं सबसे पहले उनके घर 99 में गया था। तो आइडिया 94 में आया था। क्यों आया मैंने आपको बता दिया। और पहला परिवार मैं 99 ग्रेनेडियर उदयमान सिंह, सेना मेडल 18 ग्रेनेडियर, उनके घर जा पाया। तो सर कुछ बताना चाहेंगे ग्रेनेडियर उदयमान सिंह सेना मेडल के बारे में? अगर मैं उनकी बात करूं, उनकी हार्डली 1 डेढ़ साल की सर्विस थी। जी। 18 ग्रेनेडियर्स में उनकी भर्ती हुई थी। और जो 18 ग्रेनेडियर्स थी, उस टाइम कर्नल कुशाल ठाकुर उनके कमांडिंग ऑफिसर थे। तो उनके नेतृत्व में टाइगर हिल्स को कैप्चर करने का टास्क इनका था। तो जब ये टाइगर हिल्स पे फाइनल असॉल्ट के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक जगह एक खड़ी चट्टान आई थी। खड़ी चट्टान भी एक 80 डिग्री या 90 डिग्री के ग्रेडियंट की एक चट्टान थी, काफी बड़ी चट्टान थी। अब उसके ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ तो रस्सियां उसके ऊपर बांध दी कि रस्सी के सहारे हम लोग इस चट्टान के ऊपर चढ़ेंगे। तो रस्सी लगा दी गई। अब ये ऊपर चढ़ने लगे। जब ये ऊपर चढ़ने लगे, अभी आई थिंक 7 या 8 जवान ही ऊपर जा पाए थे। तो पाकिस्तानी भी क्या करते थे, उन्हें भी थोड़ा थोड़ा अंदेशा तो था कि भारतीय सेना ऊपर आने की कोशिश कर रही है। तो वो रात को फ्लेयर्स लिट करते थे। फ्लेयर्स मीन वो जो आप हवा में फेंकते हो, जिससे तो एक सीमित से क्षेत्र जी। में रोशनी हो जाती है, जिन्हें हम फ्लेयर्स कहते हैं। तो जब उन्होंने फ्लेयर्स फिर एक बार फेंका, तो उन्होंने इनको देख लिया कि इस चट्टान से ये लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने कंटिन्यूसली फ्लेयर्स फेंकते गए और उस चट्टान पे इतना ज्यादा उन्होंने हैवी फायरिंग किया कि वो जो रस्सी थी जो भारतीय सेना ने ऊपर जाने की लगाई थी, वो उन्होंने जला दी गोलियों से। अब रस्सी कट गई, टूट गई, खत्म हो गई। अब हुआ क्या, ये 7 8 जवान जो थे, ये चट्टान के ऊपर थे और बाकी नीचे रह गए। और अब पाकिस्तानियों को जब इस चीज का आभास हो गया कि यहाँ से हो रहा है, अब वो आपको रस्सी भी लगाने नहीं दे रहे, कुछ करने ही नहीं दे रहे और कंटिन्यूसली फायर कर रहे हैं। अब जो ये ऊपर हमारे जवान थे, उनमें से जो सबसे सीनियर थे वो हवलदार मदन लाल थे, जिनकी लगभग 17 18 साल की सर्विस थी। फिर उसमें से एक नायक तिलकराज थे, देशराज जी थे, जो जिनकी थोड़ी 8 10 या 12 साल की सर्विस थी। बाकी सबकी सर्विस बड़ी कम थी, वो सारे नए लड़के थे, जैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल ये के थे।
तो उस टाइम पे जब हवलदार मदन लाल जी ने पूरी सिचुएशन को असेस किया, तो उनका असेसमेंट ये रहा कि अब हम नीचे तो उतर नहीं सकते, क्योंकि रस्सी तो है नहीं है, और अब जहां पर है और थोड़ी देर में रोशनी आ जाएगी, धूप आ जाएगी। जैसे ही रोशनी आएगी तो पाकिस्तानी तो हमें चुन चुन के मार देंगे, कि अब जिंदा रहने की तो कोई संभावना ज्यादा नहीं है। तो मरने से अच्छा है हम जो टाइगर हिल्स की बंकर्स है, जो पोस्ट है पाकिस्तान की, हम उसके ऊपर धावा बोल देते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने पहले अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया होगा, फिर उन्होंने ये जो बाकी की टीम थी, जो 6-7 लड़के उनके साथ ऊपर थे, उन्होंने पूरी परिस्थिति उनको समझाई, उनको मोटिवेट किया, प्रेरित किया कि हम धावा बोल देते हैं। टू बी किल्ड एज ए सिटिंग डक इज नॉट गुड, लेट गो एंड फाइट। तो ये जब धावा बोलते हैं पाकिस्तान की इस पोस्ट पे, तो सबको गोलियां लगती हैं, सब गोलियां खा के नीचे गिर जाते हैं। तो उसमें से एक जवान जो थे, जब उनको भी गोलियां लगी है, वो भी नीचे गिरे हुए पड़े हैं। तो अब ये वो सुना रहे हैं, अब ये बात मैं उनका नाम फिर बाद में बताता हूँ, अब वो ये सुना रहे हैं। जी। वो कहते हैं कि हम बंकर्स के आसपास तक पहुंच के हम सारे गोलियां खा के नीचे गिर गए, और तकरीबन सारे वीर गति को प्राप्त हो गए। और मुझे भी वो कहते हैं कि 10-12 गोलियां लगी, और मैं भी बुरी तरह जमीन पे आके गिर गया। थोड़ी देर के बाद रोशनी होती है, जैसा मैंने आपसे कहा। अब पाकिस्तान के लिए सुबह है, वहाँ के जो उनके ट्रूप्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि जो कल रात को हमला हुआ था, हमने उसको सक्सेसफुली रिपल्स कर दिया। नीचे से हमने किसी को ऊपर आने नहीं दिया, जो थोड़े से लोग आए थे हमने उनको मार दिया। अब फौज में एक ड्रिल ये होती है कि जो एनिमी आपके पास तक आता है, तो आप एक कन्फर्मेटरी किल करते हो, कि आप जाके कंफर्म करते हो कि ये सारे मारे भी गए हैं या नहीं। अब वो ड्रिल के लिए पाकिस्तानी अपने एक जवान को भेजते हैं। अब वो जवान आता है, वो पहले हमारे सैनिक के शरीर के पास आके उसकी चेस्ट में 1 या 2 गोली और पंप करता है, जस्ट टू कंफर्म कि ये जो आया था ये मारा गया है या नहीं। ये करते 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 वो जो 5-6 जवान है, जो मैंने आपसे कहा, जिनमें से एक हवलदार मदन लाल जी भी है, एक ग्रेनेडियर उदय मान सिंह भी है, वो आके उनकी चेस्ट पे गोली पंप करते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि ये सब है। अब वो जो एक जवान जिसकी मैंने बात सुनाई, जो थोड़ी सी होश में थे, अब वो कहते हैं कि जब वो किसी के भी शरीर में गोली दागते थे, तो उसका शरीर हवा में 1-2 फुट ऊपर आता था, वो बाउंस बैक करता था, बुलेट की एनर्जी से या उसकी वेलोसिटी से। तो वो फर्दर कहते हैं कि अब वो जवान मेरे पास भी आता है, पाकिस्तानी जवान। तो अब मैं धुंधली सी आंखों से देखता हूँ, अब वो बैरल, जो अपनी बंदूक का बैरल है आगे से जो है, वो मेरी चेस्ट पे रखता है, और अब वो गोली मारने की, अब गोली मारने लगता है। तो वो कहते हैं कि अब मुझे लगा कि मेरा भी अंत हो गया। वो बैरल उनकी चेस्ट पे रख के वो पाकिस्तानी जवान फायर करता है। लेकिन ये जो जवान होते हैं, इनकी भी सिर्फ 1-1.5 साल की ही सर्विस होती है उदयमान सिंह के साथ की। इनके इस ऊपर वाले पॉकेट में एक 5 रुपए का कॉइन पड़ा होता है। आपको याद होगा, पहले थोड़ा मोटा सा एक 5 रुपए का जी। कॉइन आता था, थोड़ा बड़ा सा, आजकल तो शायद वो नहीं है। जी। तो वो भगवान का जो भी आप कह दो, कि वो जो बैरल है, वो बैरल उसने पॉइंट आउट बिल्कुल उस 5 रुपए के कॉइन के ऊपर की होती है। तो जब वो बुलेट फायर करता है, तो वो बुलेट आके उस 5 रुपए के कॉइन पे लगती है, लेकिन उसका थ्रस्ट इतना ज्यादा होता है कि वो कॉइन उनकी चेस्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन वो उस बुलेट को चेस्ट के अंदर दाखिल होने से रोक लेता है, और ये करके वो जवान चला जाता है। वो जवान शायद वहां पे गलती करता है। ये जो 5-6 जो हमारे लड़के वहां पे ऊपर, जो अब उनके अनुसार जो बड़े हुए सारे पड़े हैं, वो इनका हथियार उठा के लेके नहीं जाता, हथियार इनका वहीं पे पड़ा होता है। थोड़ी देर के बाद जब धूप तेज होती है, थोड़ी गर्मी सी होने लगती है, ये जो जवान जिनकी चेस्ट में बुलेट लगी होती है, इनके शरीर में भी थोड़ी सी तपिश आती है, और थोड़ी सी एनर्जी आती है। जब एनर्जी आती है, तो ये आंख खोल के देखते हैं, इनके जो बाकी के साथी सारे वीर गति प्राप्त हुए हैं, इनके आसपास ही उनके पार्थिव शरीर पड़े हैं,
और सामने पाकिस्तानी अपने बंकर में सुबह चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई ब्रश कर रहा है, नॉर्मल कैजुअल डे की है, कल रात की लड़ाई हो गई, हमने सब कुछ कर लिया, अब देखते हैं। और जो इनका हथियार है वो इनकी रीच में ही है, रीच में भी इनके हाथ के आसपास ही है। तो ये क्या करते हैं, उस अपने वेपन को अपने तक लाते हैं। खड़े तो हो नहीं पा रहे, टांगों में गोलियां लगी है। तो ये एम लेते हैं, वो जो कोई तो एक जवान वहां पे जो खड़ा होता है या कुछ कर रहा होता है, ये उसके सर पे बुलेट हिट करते हैं, उसके सर पे गोली लगती है, वो नीचे गिर जाता है। तो जो पाकिस्तानी सेना है उनमें थोड़ी सी खलबली या भगदड़ मच जाती है। उन्हें लगता है कि शायद हिंदुस्तान की एक नई टोली सैनिकों की ऊपर तक आ गई है और उन्होंने एक हमला और किया हुआ है। जब वो भगदड़ में ना वो सारे यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं। तो जब ये भाग रहे होते हैं तो ये और समझो कुछ सैनिकों को गोली मार के नीचे गिरा देते हैं। फिर जब ये क्रॉल करके थोड़ी आगे तक जाते हैं, ही कीप्स ऑन फायरिंग ऑन द सोल्जर्स हु आर रनिंग। कुछ सैनिक गोलियों से मारे जाते हैं पाकिस्तान के, कुछ पाकिस्तानी सैनिक भगदड़ से पहाड़ी से बैक साइड नीचे गिर के चट्टानों से लग के ऐसे मारे जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद जो टाइगर हिल्स की वो जो पीक है, जो कि बड़ी क्रुशियल एक थी भारतीय सेना के लिए, वो खाली हो जाती है और भारतीय सेना का एक जवान वहां पे होता है और टाइगर हिल्स हम लोग सब जो जीत लेते हैं। अब ये जो जवान था, अब हमने तो टाइगर हिल्स पे सब जो जीत कर ली, लेकिन जब तक हम उसको डिफेंड ना कर पाए, उसको ऑक्युपाई ना करें, तब तक तो वो हमारी नहीं है। अब इन जवान का ये कार्य था कि अब मैं अपने बाकी साथियों को जाके बताऊं कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, ऊपर पाकिस्तानी नहीं है, हमने इसको कैप्चर कर लिया हुआ है। तो जब ये थोड़ी सी पीछे आते हैं, वो कैसा कहते हैं कि उस वक्त मुझे समहाउ समझ ही नहीं आती कि इंडिया ये साइड है या ये साइड है पहाड़ी के टॉप पे। तो वो शायद भगवान का नाम लेके किसी एक नाले में नीचे क्रॉल करके अपने आप को रेंगते हुए या गिराते हुए थोड़ा नीचे तक आते हैं, और वहां जहाँ के ही उनको बाकी भारत की सेना मिलती है, तो ये उनको बोलते हैं जल्दी से ऊपर जाइए और टाइगर हिल्स को आप ऑक्युपाई कर लीजिए, अभी वहां कोई भी पाकिस्तानी नहीं है। तो दैट इज हाउ द टाइगर हिल्स वाज कैप्चर्ड ऑन दैट डे। और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोई और नहीं है, ये उस टाइम ग्रेनेडियर, हाँ, ये योगेंद्र सिंह यादव की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी एक साल पहले ही एज ए ऑनररी कैप्टन जी। रिटायर हुए। योगेंद्र सिंह यादव जिन्हें परमवीर चक्र के साथ भी सम्मानित किया गया था। तो उन्हीं के साथ ही ये क्या कहते हैं, ये ग्रेनेडियर उदयमान सिंह भी थे, जो उस टाइगर हिल्स की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उन्हीं के घर में सबसे पहली बार मैं 99 में गया था। जी सर। सर ऐसा ब्रेवरी, मतलब 1 डेढ़ साल की सर्विस है, आप लड़ाई लड़ रहे हो, कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज़्यादा हुआ होगा नहीं इनमें से किसी किसी का भी, बट फिर भी ऐसी ब्रेवरी दिखाना सर, दिस बहुत ही, मतलब बहुत ही अलग चीज़ है ये, और ये कहीं सुनने को मिलती ही नहीं है जनरली। मैं एक बात कहूँ, ये जी एक्सपीरियंस सर। से ना ब्रेवरी नहीं आती। जी जी। अगर आप हिस्ट्री को, लड़ाइयों को अगर आप खंगालो, हम्म। मोस्टली जो बहुत ज्यादा ब्रेवरी रही है वो उनका फर्स्ट या सेकंड एक्शन ही रहा होता है। आप अरुण क्षेत्रपाल की बात करें, उनसे बड़ा लेजेंड शायद ही कोई भारतीय सेना में रहा हो। जी उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, उन्होंने तो अपना वायुज भी नहीं किया था, 5-6 महीने की सर्विस की। आप कारगिल के युद्ध में कैप्टन विक्रम बत्रा की बात करें, तो सोपुर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनका जो रहा था, बाकी वो भी फर्स्ट टाइम लड़ाई में थे, लड़ाई तो पहली बार ही ये लोग लड़ रहे थे। हम जी। कैप्टन अनुज नायर की बात करें, 17 जाट के थे, जो थ्री पिंपल्स पे लड़े हैं, या हम विजय थापर की बात करें, जो टोलो लिंक की लड़ाई में लड़े हैं, 5-6 महीने की उनकी सर्विस। तो एक्सपीरियंस से आप टैक्टिस या बाकी बाकी चीजें इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो रॉ करेज या ब्रेवरी या डिटर्मिनेशन है, वो शायद इनबिल्ट ही होता है, या एक वातावरण, आपके आसपास का लीडरशिप या आपकी स्थिति
आपको उसमें ले आती है। जैसे मैंने कहा कि हवलदार मदन लाल जी, उनका जो उस टाइम का डिसीजन था, उनका जो उस टाइम का मोटिवेशन था, टू ऑल दीज यंग बॉयज दैट मस्ट हैव बीन रिमार्केबल। जी एक सर। किसी को मरने के लिए तैयार करता और मौत के सामने लेके जाना, इतना मोटिवेशन, और वो चंद पलों में करना, और वो जो मोटिवेट भी कर रहा है उसे भी पता कि मैं भी वापस नहीं आऊंगा। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बाकी सबको बोलते हैं आप ये करिए आपको जन्नत मिलेगी, आपको हूर मिलेगी, आपको ये मिलेगी, लेकिन खुद से वो आदमी वो काम नहीं करता। एम आई राइट? जी लेकिन यहाँ पे जी हवलदार मदन लाल जी जो करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो हमारी इंडियन आर्मी के कंसेप्ट में तो कोई हूर या कुछ जन्नत ऐसा तो कुछ है नहीं। यही जी रहा होगा कि अब हम ऊपर आ गए हैं। पलटन की इज्जत का सवाल है, हमारे सीओ साहब की रेपुटेशन का सवाल है, हमारी ग्रेनेडियंस जिसे हम सर्वदा शक्तिशाली कहते हैं उसकी बात है। अब मरने की संभावना तो है, जीने की कम लग रही है, तो इसी तरह मरने से अच्छा कुछ करके मरते हैं। कुछ तो ऐसे ही शब्द जी हवलदार सर। मदन लाल जी के रहे होंगे, और उन्होंने तो यही कहा होगा सबसे आगे मैं ही चलूंगा, आप मेरे साथ चलना। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने इन बाकी कुछ को ये कहा होगा कि आप जाओ हमला करके आओ मैं देखता हूँ, वैसा तो नहीं रहा होगा। तो जो कि बाकी जगहों पे हम देखते हैं सुनते हैं, तो एक रा कर रही, एक रा वो सब कुछ था। और फिर ये जो थे हमारे हवलदार मदन लाल जी, इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था अपने इस एक्शन के लिए, जहाँ पे इन्हें उदयमान सिंह जी को सेना मेडल दिया जी गया। सर। तो सर जब आप ग्रेनेडियर उदयमान सिंह सेना मेडल जी के घर पे गए तो वो, वो कैसा रहा सर वो एक्सपीरियंस, एक बार आप उसके बारे में बताते। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो मेरा फर्स्ट जी विजिट था, जी तो लाइक मैनी अदर्स जैसे आज भी होता है एप्रीहेंशन, हम कहाँ जाएंगे, राइट। ना जाने उन्हें कैसा लगे, मैं वहाँ क्या बात करूंगा, क्या कहूंगा। आई हैड द सेम क्वेश्चन, वो मेरे भी थे। तो जब ये हुआ भी, जब मेरे पास उनकी जानकारी आई भी, तो अकेले जाने की वो हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अपने एक दोस्त को समझो तैयार किया कि भाई ऐसे ऐसे हैं, हम उनके घर जाएंगे। उसने कहा ठीक है, कल चलेंगे, परसों चलेंगे। ऐसे काफी दिन हो गए, तो आई रियलाइज कि ये नहीं जाएगा। फिर मैंने किसी दूसरे दोस्त से बात की, क्योंकि वह एप्रीहेंशन सेम क्वेश्चन जो एक मन में होते हैं वो थे, तो वो भी नहीं गया। ऐसे मैंने काफी लोगों से बात की, यार मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, पर समहाउ कोई भी नहीं गया। तो वन डे आई रियलाइज कि शायद मेरे साथ कोई भी नहीं जाएगा। तो एक दिन मैं खुद ही हिम्मत करके, मतलब कि चल पड़ा। अब जब हिम्मत जो भी मैंने की, जब मैं उनके गांव में पहुंचा, शामा चक उनके गांव का नाम है, जम्मू के पास ही है। तो मैंने जिस पहले इंसान से बात की, मैंने कहा कि मुझे उदयमान के घर जाना है, उसने मुझे उनका घर बता दिया। अब गांव का घर, आज का श्यामा चक नहीं, अब श्यामा चक बहुत बदल गया। मैं 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। एक गांव में खुले से खेतों के बीच में एक घर था, तो उसका तब गेट भी नहीं था। तो मैं सीधा ही अंदर दाखिल हुआ, तो जो पहला ही दरवाजा आया जो मुझे दिखा, मैंने उसको नॉक किया। एक 14-15 साल की एक लड़की बाहर आती है, और आपको शी विल आस्क मी आप कौन हो, क्यों आए हो। तो न जाने क्यों मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं आपकी मम्मी को मिलने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने एक साथ वाले कमरे में मुझे जाके बैठने को कहा। वो जो कमरा था, कमरे में फर्नीचर नहीं था, नीचे दरी बिछी हुई थी, और दीवार पे उदयमान सिंह की काफी सारी फोटोग्राफ लगी थी। तो मैं जाके नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में एक आंटी सामने से आती है, बिल्कुल मेरे सामने आके बैठ जाती है, जो कि उस टाइम पे तो मैं उनको पहचानता नहीं था, बट वो उदयमान सिंह की मम्मी थे, कांता आंटी थे। अब मुझे लगा कि आंटी मुझसे बात करेंगी, मुझे पूछेंगी कौन हो, क्यों हो, कैसा है, तो मैं कोई जवाब दूंगा। आंटी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, और वो बिल्कुल मेरे सामने आके ना ऐसे सर रख के बैठी। तो मैं यहाँ बैठ गया। लगभग 11 बजे हम दोनों उस रूम में बैठे थे। अगले 2 घंटे तक कोई बात नहीं हुई। ना आंटी ने कुछ कहा, ना मैंने कुछ कहा। ना कोई रूम में आया,
और उस टाइम पे तो मोबाइल वगैरह भी नहीं होते थे कि कोई फ़ोन आएगा या कुछ होगा। 2 घंटे तक उस कमरे में थे, बिल्कुल सन्नाटा था, शांति थी। मैं फिर भी कभी इस दीवार की तरफ देखता था, कभी यहाँ देखता था, कभी यहाँ देखता था। आंटी बिल्कुल ऐसे बैठी हुई। लगभग 1 बजे के आसपास आंटी मुझे कहती हैं, "चाय पियोगी?" मैंने कहा, "चाय पीऊँगा।" तो आंटी अंदर जाती हैं, चाय बनने में जितना टाइम लगता है, तो आंटी चाय लेके आती है और पार्ले जी का 1-2 बिस्किट जो था वो आता है। अब जब मैं चाय का कप अपने हाथ में लेता हूँ, अभी मैं कप यहाँ तक ही लाता हूँ, अभी मैंने सिप भी नहीं लिया होता, तो आंटी मुझे कहती है, "वो तस्वीर देख रहे हो उस दीवार पे जो लगी है?" अब मैं उस तस्वीर की तरफ देख रहा हूँ। वो तस्वीर क्या है? एक चारपाई, वो खाट नहीं होती गाँव की, वो है। जी। आंटी उस खाट पे बैठी हुई है और उनकी गोद में उदयमान सिंह बैठा हुआ है। तो वो कहती है, "जब वो लास्ट टाइम घर छुट्टी आया था, ये तब की फोटोग्राफ है। देखो कितना सुंदर मेरा बेटा था।" अब आंटी अपने बेटे की बात करती है, बोली जा रही है, बोली जा रही है, खूब कहानियां सुना रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और मैं पहली बार हूँ, मैंने ये सब चीजें कभी देखी नहीं है। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, हाँ, यस, ये, वो सब वैसा मैं करी जा रहा हूँ। उनमें से एक कहानी आंटी ने मुझे ये सुनाई थी। तो आंटी ने अपने वो ब्लाउज में से ना एक पर्स निकाला, जो हमेशा वो अपने साथ ही रखती है। तो वो पर्स लेदर का पर्स, जैसे ब्लैक कलर का था। मुझे बोलती है, "उदयमान सिंह का पर्स है।" मैंने कहा, "अच्छा।" तो वो पर्स मुझे भी हाथ में देती, तो मैं भी मेरे हाथ में लेता हूँ। उस पर्स में बुलेट लगी थी और वो बुलेट उस पर्स को छेद करके उदयमान सिंह की चेस्ट में गई थी। जब उदयमान सिंह टाइगर हिल की चढ़ाई ऊपर चढ़ रहा था, तो वो पर्स उदयमान सिंह के यहाँ चेस्ट में था। तो बुलेट आई है, उसको हिट किया, वो अंदर गई है। और तब की मैं बात कर रहा हूँ, तब आप उस पर्स में ब्लड स्टेन्स भी देख सकते थे। अब खैर वक्त के साथ वो मिट गए हैं, खत्म हो गए हैं, तब वो भी दिखता था। फिर आंटी ऐसा बोलती है कि हमारे यहाँ पे ना बड़ी लाइट जाती थी अंधेरे में, ये रात को। तो मच्छर होता था, गर्मी होती थी। जब उदयमान सिंह सोता था, तो मैं रात भर पक्षी जोतती थी। पक्षी भी वो जो थी एक समथिंग जस्ट टू, जी। हाँ, हवा करने के लिए पक्षी झूलती थी। ये अ, जम्मू की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, डोगरी में। तो सो दैट कि वो आराम से सोए। पता नहीं मेरे बेटे ने वो टाइगर हिल्स की चढ़ाई कैसे चढ़ी होगी। तो ऐसे खूब सारी बातें हुई, लगभग 3 बजे ये बातें करते करते। तो 3 बजे के आसपास वो मुझे बोलती है, "खाना खाओगे?" मैंने कहा, "हाँ।" तो वो मुझे अंदर वाले के रूम में लेके जाते हैं। वहां मुझे वो लड़की दोबारा मिलती जो मुझे सुबह मिली होती। तो मुझे पता चलता है कि ये उदयमान सिंह की छोटी सिस्टर है। तो वहां पे एक और उसकी छोटी सिस्टर है जो उससे भी छोटी है, वो भी मिलती है। जो भी कुछ उनके घर में दाल सब्जी बना था, वो 1-2 गरम गरम चपाती भी बना के मुझे, दाल सब्जी चावल जो भी था मुझे देते हैं। मैं खाना खाता हूँ। लगभग 3:30 बजे के आसपास मैं आंटी को बोलता हूँ, जब मैं चलता हूँ, तब मुझे आंटी पूछती है, "कितनी छुट्टी आए थे?" मैंने कहा, "छुट्टी? कौन सी छुट्टी?" आंटी कहती, "तुम पलटन से नहीं?" मैंने कहा, "नहीं नहीं, मैं तो फोर्स से ही नहीं हूँ।" "तो तुम कौन हो और क्यों आए?" तब मैं थोड़ा सा डर गया, मतलब कि। तो मैंने कहा, "आंटी मैं विकास मन्हास हूँ, मैं यहाँ तालाब तिल्लो पास से ही आया हूँ। मुझे कोई काम नहीं था आपसे। देर वॉज नो एजेंडा ऑफ कमिंग, नो मीटिंग, कुछ ऐसा नहीं था। मैंने जब ये जुलाई 5 को सुना था, तो मैं बस आपसे मिलना चाहता था और कोई भी नहीं था।" तो आंटी ने कहा, "ठीक है, फिर दोबारा आना।" तो ये 25 सालों में मैं लगभग 100 से ज्यादा बार उनके घर जा चुका हूँ। तो पहली मीटिंग में मैंने कुछ भी नहीं बोला है, मैंने सिर्फ सुना ही है, खूब सारी बातें की हैं। और आंटी जो भी मुझे सुनाती गई, मैं सुनता ही गया। तो ये मेरा सर, फर्स्ट आपको विजिट कैसा था। फील हो रहा था जब वो स्टोरीज बता रही थी? मुझे वो सब ना पहली बार था। आज लोग फिर भी ड्यू टू सोशल मीडिया सुनते हैं कि लोग जाके मिलते हैं ऐसे परिवारों को, ये चीजें होती हैं, देखती हैं। तब ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो आधे टाइम ये लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ ये सही भी है कि नहीं है, ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी। जब आंटी ने पूछा कि तुम कौन है, मैं डर गया, घबरा गया, कहीं
हाँ। वो ये ना कि पता नहीं कौन घर आ गया, किस मंशा से आ गया, इसका पता नहीं क्या इरादा है। इट में भी सम कुछ ऑफेंसिव ना माना जाए तो। और और ऐसी चीजें कभी सुनी भी नहीं थी, कुछ पता भी नहीं था। अब तो मेरे लिए सब नया था। मेरे दिमाग में अगर मैं कहूँ तो खैर मुझे भी याद नहीं तब क्या चल रहा था, बट कुछ अजीब सा ही रहा होगा। अब क्या चलता है सर? अब तो आप इतने साल से कर रहे हैं ये चीज, अब क्या फील होता है आपको? अब मैं एक चीज कहूँ, अब कुछ भी फील नहीं होता। वो कहते हैं ना, एक जख्म को अब आपने इतना खुरेद दिया, इतना नोच जी। दिया, अब वो सुन्न हो गया हुआ है, अब उसमें जान ही नहीं है। अब दर्द भी नहीं होता, मैं सच्ची बात कहूँ। हम्म, अब कुछ भी नहीं। अब बस मेरा ये लगता कि सर आई तो शुड गो टू देम, जी। लेट देम वेंट आउट। कोई सुनता ही नहीं है उन्हें, उन्हें हम्म। बात करने दो। आप जी। कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ हाँ जी सर। तो सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे प्राइड एंड लॉस की हम बात करते हैं, तो जब कोई शहीद होता है तो उनके फैमिली मेंबर्स में दो इमोशंस होते हैं, एक तो लॉस का इमोशन होता है और एक प्राइड का इमोशन होता है। तो वक्त के साथ ये कैसे चेंज होता है? पहले लॉस का ज्यादा रहता है, प्राइड थोड़ा कम रहता है, या फिर ये थोड़ा इंटरचेंज हो जाता मैं सौरव कालिया की मम्मी से ये एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। है? जी सर। सौरव कालिया फौज जाट के थे, जो जी। कारगिल के युद्ध से पहले ही कारगिल में थे, और पाकिस्तान ने उनके और उनके 4-5 साथियों को जो अब्डक्ट हो गए थे बजरंग पोस्ट से, वो आपको जी। कहानी पता ही होगी। जी सर। और 20-22 दिन बड़ा अमानवीय टॉर्चर उनके साथ हुआ। जो भी एक जिंदा शरीर के साथ गलत किया जा सकता वो सब उनके साथ हुआ। सब हुआ। और बाद में उनको मार के उनकी बॉडी को इंडिया को हैंड ओवर किया गया था। लगभग 2000 या 2001 के आसपास पहली बार आंटी से मिला। तो आपने पेन और प्राइड की बात की, तब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे पेन था, ये प्राइड रहा होगा। अब धीरे धीरे अगले 5 साल में ये थोड़ा 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 ऐसे 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 होता गया। आज अगर आंटी का प्राइड यहाँ पर है तो पेन यहाँ पर है, पर पेन है, पेन हमेशा रहेगा। हम जो भी कर लें, एक माँ के लिए अपना बेटा जाना बहुत पेनफुल होता है। हमारे लिए जी सर। हीरो है, हमारे लिए यार सौरभ कालिया ये थे वो थे, ठीक है, लेकिन एक माँ के लिए वो बच्चा था जिन्होंने उनको बचपन से सब कुछ किया, पाला पोसा बड़ा किया, ना जाने क्या क्या हुआ होगा। हमने तो कभी देखा ही नहीं। हमारे सिर्फ एक नाम है ना, और एक तस्वीर है जो हमें दिखती है। इमोशन शायद नहीं है, क्योंकि कभी रही नहीं। तो पेन और प्राइड दोनों ही होते हैं। तो मेरा ये मानना है, अगर राष्ट्र पूरा, समाज पूरा इन परिवारों का प्राइड इतना ज्यादा बढ़ाए कि हम पेन को थोड़ा सबसाइड कर पाए। हम उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, पर थोड़ा उसको सबसाइड कर कर सकते सकते हैं। जैसे अगर आप कभी भी सौरभ कालिया की मम्मी से मिलो, या सॉरी, या उनसे बात करो, तो इट्स फुल ऑफ प्राइड। वो बड़े प्राइडली एक लाइन कहती है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि सौरव कालिया मेरा बेटा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि वो मेरे घर में पैदा हुआ। मैं भाग्यशाली हूँ कि उसने मुझे अपनी माँ चुना। बाकी ऑफकोर्स पेन तो है, और उसने देश के लिए इतना बड़ा काम किया, गर्व की अनुभूति होती है। हैं। जी सर। सर पेन तो रहेगा ही, मतलब उन्होंने बिल्कुल जन्म दिया था। हमेशा रहेगा। बच्चा कितना भी बिल्कुल। बड़ा हो जाए, माँ के लिए तो बच्चा ही रहता है। तो ये पेन तो हमेशा ही रहेगा। तो जब आप सर सौरभ कालिया जी के घर पे गए थे, उनके पेरेंट्स से जब आप मिले, तो कुछ स्टोरीज उन्होंने बताया था उनके बचपन के बारे में, जो आप शेयर कर बहुत सकते सारी। मैं अगर एक बात कहूँ, ये 25 सालों में ना ना करते 100 बार तो मैं उनके घर भी जा रखा हूँ। हैं? जी। और लास्ट टाइम मैं जब गया था, जिस तरह आंटी ने मुझे हक किया था, वो मैं वीडियो आपको भेज दूंगा। अगर आप उसको इस पॉडकास्ट के बीच में डाल देंगे, अच्छा लगेगा लोगों को देखने के हाँ लिए। सर, बिल्कुल। 30 सेकंड का बिल्कुल। वीडियो है, 30 सेकंड का वीडियो है वो। जी।
मेरा बेटा ना बड़ा बेटा हो गया अब। नहीं 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 है, और क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल नाराज हूँ तेरे ओ से, नहीं 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 सच्ची में नाराज हूँ मैं तेरे से, बहुत ज्यादा नाराज हूँ। क्यों? भूल गया माँ को। नहीं नहीं ऐसे कैसे? नहीं कैसे नहीं, सच्ची नहीं सच्ची नहीं कैसे नहीं, कैसे नहीं का भूला। वीडियो है वो। जी। तो आंटी ने बहुत सारी कहानियां सुनाई है, हर बार एक नई कहानी होती है। अभी शायद मैं अगले एक हफ्ते में फिर दोबारा जाने का मेरा विचार है, फिर कोई नई कहानी होगी, नई बातें होंगी। तो मैं एक कहानी उनकी सुनाना चाहूंगा जो मैंने पहले भी अलग अलग जगहों पे सुनाई हुई है। एक जो उनकी मम्मी ने मुझे सुनाई, एक जो उनके पापा ने मुझे सुनाई। पहले मैं पापा वाली कहानी सुनाता हूँ। उनके पापा डॉक्टर एन.के. कालिया जो साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने सुनाई। जी। ये कहानी लगभग मैंने 15 साल पहले सुनी होगी। मैं पालमपुर गया हुआ था और उनके घर के आगे छत है। छत पे खड़े होके अंकल और मैं एक एक कप चाय पी रहे हैं। तब उनके घर के सामने वाला जो पार्ट था उसमें भी चाय के बागान थे। अब तो खैर वहां पे घर बन गए, वो पूरा कंक्रीट हो गया, तब नहीं था। तो चाय के बागान थे और एक बड़ा सा पेड़ बीच में था। तो अंकल ऐसा बोलते हैं कि एक दिन सौरव भी यहाँ पे खड़ा था। हम दो ही थे, जैसे आज तुम खड़े हो। तो सौरव ने पेड़ की तरफ देख के मुझे एक सवाल पूछा कि डैड, जहाँ पे सन, वाटर, सॉइल सब कुछ बराबर है, फिर ये एक पेड़ इतना बड़ा क्यों हो गया, बाकी सारे छोटे क्यों रह गए? क्योंकि सबका तो सेम ही है ना। जी। और वो एक बहुत बड़ा पेड़ था और मैंने भी देखा था पेड़। तब खैर मोबाइल कैमराज नहीं होते थे, इतना सब कुछ नहीं होता था। एल्स आई मे हैव इवन क्लिक द फोटोग्राफ ऑफ दैट ट्री दैट टाइम। तो ये बड़ा एक वैलिड सा सवाल था कि बाकी जैसे चाय के तो बड़े छोटे छोटे ही रह गए, बाकी झाड़ियां थोड़ी ऐसी रह गई, कुछ पेड़ इतने इतने रह गए, ये एक ही इतना बड़ा कैसे हो गया? जब तब तब हो सकता है कि क्लास में उसने वो फोटोसिंथेसिस पढ़ा हो कि एनी ये प्लांट ऐसे ऐसे अपना खाना बनाते हैं, जैसे ये करते हैं। सॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट्स के लिए, वाटर, क्लाइमेट, ये वो। तो जब सबका सेम ही है तो ये एक इतना बड़ा कैसे हो गया? ये उनके पापा ने मुझे कहा था। देन ही सेड कि इवन आई हैव नो आंसर टू सेटिस्फाई हिम दैट टाइम। सेकंड, ये काली आंटी ने सुनाई थी बात। वो कहती है कि जब सौरभ छोटा था तो इनके घर पे ना टेनेंट पे कोई तो लोग रहते थे। तो सौरभ तब शायद बड़ा ही छोटा था, स्कूल में ही होगा, मे बी प्राइमरी या उससे छोटे स्कूल में। तो इनके घर में जो वो टेनेंट थे, उनकी जो बेटी थी वो शायद कॉलेज में पढ़ती थी, वो बड़ी थी। तो ये जब वापस आते थे स्कूल से, तो उसका भी कॉलेज शायद कहीं आसपास ही रहा होगा, तो ये साथ में घर वापस आते थे। एक दिन जब ये घर वापस आ रहे थे दोनों जन, तो रास्ते में किसी का फ्यूनरल जा रहा था। तो वहां पे सारे लोग मतलब कि वही जैसे वाइट से कपड़े पहन के, बड़ा मॉर्निंग सा, बड़ा डिप्रेसिंग सा, एक वैसा ही माहौल होता है जब हम किसी को लेके जा रहे होते हैं। तो ये उसका जिक्र शायद उस लड़की से भी करते हैं कि ये ऐसा कैसा है, ये लोग इतने उदास से क्यों हैं और इतने अजीब से कपड़े पहन के ऐसे ये क्यों है। अब उसने क्या जवाब दिया, क्या नहीं दिया, मुझे पता नहीं। पर जब वो घर आता है तो वो ये सेम क्वेश्चन अपनी मदर से कहते हैं कि मदर, मम्मा, मैंने आज ये सब कुछ देखा तो लोग बड़े अजीब से थे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। डेथ कलरफुल होनी चाहिए, रंगीन होनी चाहिए, ऐसे ये तो दिस इज नॉट ए वे टू गो। फिर आंटी आगे ऐसा बोलती है कि जब सौरव की फ्यूनरल था, जब उसका लास्ट पार्ट था, ही एंश्योर्ड कि वो कलरफुल। लोग हर तरह के कपड़े पहन के आए थे। फौज अपनी यूनिफॉर्म में थी, जो ऑलिव ग्रीन हम जिसे कहते हैं, वो उसमें था। जी। फूल ही फूल उसके ऊपर से, पूरे पालमपुर में फूल ही फूल थे। फूल तो हर रंग के थे, तिरंगा के 3-4 रंग उसके ऊपर लगे हुए थे। और बैंड बज रहा है, सेरेमोनियल बिगुल बज रहा है, सलामी दी जा रही है, पूरा मीडिया है, पूरा पालमपुर हिमाचल इकट्ठा हुआ है। एक सेलिब्रेशन में नॉट बी द राइट वर्ड, बट एक ग्लोरियस इवेंट है, फुल ऑफ कलर्स, म्यूजिक, बैंड, ग्लोरी, प्राइड एंड वट एवर यू से।
तो ही एंश्योर्ड कि डेस्क कलरफुल होनी चाहिए। तो ये भी एक कहानी काली आंटी ने सुनाई थी। ऐसे उनकी बहुत सारी कहानियां हैं। कभी अगर मौका मिले कि वो हो तो आपको आंटी को भी रिकॉर्ड करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर ऐसा कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा चीज़ करने वाला होता है तो वो बचपन से ही पता चल जाता है, बात करने में और जो सवाल वो पूछते हैं। तो वैसे ही कैप्टन सौरभ कालिया के बचपन में भी ऐसे ही स्टोरीज रहे होंगे, दो आपने तो राइट बताई। राइट राइट। राइट। जी सर। सर तो कैप्टन मनोज पांडे पी परमवीर चक्र के घर में भी आपको जाने का मौका मिला था कारगिल वॉर मुझे के बाद? हाँ, एक बार मुझे लखनऊ में भी जाने का मौका मिला। मैं अम्मा जी जी से मिला। जी लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा। जब मेरी पहली बार अम्मा जी से बात हुई फोन पे, जी जी तो जब कॉल डायल हुआ, आंटी ने आई मीन अम्मा जी ने फोन उठाया, तो उन्होंने पूछा आप कौन है। तो मैंने कहा मैं विकास मन्हास बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से बात कर रहे हैं आप। तो मैंने कहा मैं जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ। तब उन्होंने मुझे एक लाइन कही थी कि भैया जी का भी लास्ट फोन जम्मू कश्मीर से ही आया था। तो वो मनोज कुमार पांडे जी को भैया जी बोलते थे। तो ये फर्स्ट था। तो फिर थोड़ा एक अलग सा कनेक्ट उनका मेरे साथ हुआ या मेरा उनके साथ हुआ कि तुम भी जम्मू कश्मीर से फोन पे बात कर रहे हो, भैया जी का भी लास्ट फोन जम्मू कश्मीर से ही आया था। फिर और बातें बातें हुई। फिर एक बार मुझे लखनऊ जाने का मौका मिला, तो मैं अम्मा जी के घर गया। अभी तो वो नए घर में रहते थे, जो नया घर मनोज कुमार पांडे के जाने के बाद बनाया गया। उससे पहले वो जिस घर में रहते थे, तो अम्मा जी मुझे वहां पे भी लेके गए। तो एक मनोज कुमार पांडे का एक फोटोग्राफ है अपने पेरेंट्स के साथ। तब शायद वो एनडीए में थे। अंकल आंटी दोनों साथ में बैठे और मनोज कुमार पांडे बीच में बैठे हैं। जिस जगह पे वो फोटोग्राफ लिया गया था, फिर मेरी रिक्वेस्ट पे अंकल आंटी वाज काइंड एनफ टू ब्लेस मी विद दैट वन फोटोग्राफ। फिर मैं भी उसी जगह पे बैठा हूँ, अंकल आंटी दोनों मेरे साइड पे बैठे हैं। तो वो फोटोग्राफ ली गई थी। तो मनोज कुमार पांडे जो थे, इनका जन्म सीतापुर में हुआ था, जो लखनऊ से थोड़ी दूरी पे था। तो अब ये प्लान था कि जब मैं अगली बार लखनऊ आऊंगा तो आंटी मुझे सीतापुर लेके जाएंगी, वो गांव दिखाएंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे लखनऊ जाने से पहले आंटी हम सबको छोड़ के मनोज कुमार पांडे के पास चली गई। तो जो आपका प्रश्न था, उनके घर भी जाने का मौका मिला, आंटी को भी मिलने का मौका मिला, अंकल से भी बात हुई। और मनोज कुमार पांडे की भी बहुत सारी अद्भुत कहानियां हैं, सब कुछ है। कोई एक कुछ बताना चाहेंगे आप, अगर आपको ध्यान हो तो? एक कहानी जो बड़ी सारी पहलुओं के ऊपर हिस्सा डालती है। जी जैसे कि मनोज कुमार पांडे हम सबको पता 1/11 GR के थे, गुरखास के थे, बटालिक सेक्टर में डिप्लॉयड थे। कारगिल का युद्ध मेरे हिसाब से जो टफेस्ट पार्ट था वो बटालिक सेक्टर में लड़ा गया। हम्म, समहाउ बटालिक सेक्टर की इतनी ज्यादा कहानियां बाहर नहीं आई। अब उसका क्या कारण है, वो बाकी लोगों के विषय का एक है। तो जबकि इनकी जो यूनिट थी 1/11 GR, इसको पूना ट्रांसफर पे जाना था, पोस्टिंग पे जाना था। और शायद एडवांस पार्टी चली भी गई थी या जाने वाली थी। तो शायद मनोज कुमार पांडे को ही एडवांस पार्टी के साथ पूना जाना रहा होगा या क्या था। तो उन्होंने अपने घर पे बताया था कि मैं पूना जा रहा हूँ या पूना में हूँ। तो जो माता जी थी हमारी, मनोज कुमार पांडे जी की माता जी, उनका ये मानना था कि उनकी जानकारी के अनुसार मनोज कुमार पांडे पूना में है। तो जब मई में, अब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, एक इनके थे राइफलमैन सुनील कुमार जंग, जो इनकी पहली कैजुअलिटी थी समझो। जब वो होती है तो वो लड़का भी लखनऊ का ही था। अब उसका पार्थिव शरीर लखनऊ आता है। अब जब लखनऊ आता तो लखनऊ के हर अखबार में वो खबर तो आई होती है कि ऐसे ऐसे राइफलमैन सुनील कुमार जंग, वो भी हार्डली 19-20 साल का ही लड़का था। उसके पिताजी भी 111 GR से रिटायर्ड सूबेदार है, कि ऐसा ऐसा हो गया। तो अब अंतिम संस्कार पे आंटी भी जाती है कि उनके बेटे की ही पलटन है। अब वहां पे 11 GR से
कुछ और लोग भी आए होते हैं जो पार्थिव शरीर के साथ आए होते हैं। तो जब ऐसा होता है, अब आंटी का कंसेप्ट क्या है कि मनोज कुमार पांडे कहाँ पर है, पूना में है। उन्होंने भी शायद इनको बाद में क्लेरिफाई नहीं किया या इनको बताया नहीं था। जब आंटी वहां पे आती हैं, वो सब देखती हैं, तो वो उनके साथ आए किसी अधिकारी को ये पूछती हैं, ये आप लोग लड़ाई में हो क्या? बटाली कारगिल की लड़ाई में आप भी हो? वो कहता हाँ, हम भी लड़ाई में हैं। ये सुनील कुमार जंग लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अच्छा, तो फिर मनोज कुमार पांडे, खैर उन्होंने नाम नहीं लिया होगा, उन्होंने भैया जी कहा होगा, तो फिर भैया जी पूना में क्या कर रहे हैं? उसे भी लड़ाई में होना चाहिए, वो पूना में क्यों है? अब समझिए जो मैं बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। उनको ये लगा कि मेरा बेटा पूना में है, अगर लड़ाई हो रही है, संघर्ष चल रहा है, तो भैया जी पूना में क्यों है? अब ऐसा होता था कि उस जमाने में आप कभी भी तो कॉल करके उनको कॉल लगा नहीं सकते थे, तो अब वो शायद इन्हीं अफसर को बोलती है कि भैया जी से बोलिए मुझसे बात करें। अब अगली जो लाइन है वो मेरी अजम्पशन है, उसके बाद हो सकता है उस अधिकारी की जब पांडे जी से बात हुई हो तो उन्होंने उनसे कहा हो कि भाई आज आपकी माता जी हमें मिले थे, उनकी जानकारी के अनुसार आप पूना में है, तो वो पूछ रही थी कि आप पूना में क्यों है। हो सकता है आपने उनको पूना ही बताया हो कि वो ज्यादा परेशान ना हो, पर आज उन्हें ये इस बात का एहसास हो गया है कि 1/11 जो गुरखास की पलटन है, ये लड़ाई में है। हम भी खैर ज्यादा उनसे छुपा नहीं पाए और ज्यादा कुछ बता भी ना पाए। अब जब आपको कॉल आएगा तो आप देख लीजिएगा कि आपने कैसे बात करनी है। तो ये भी एक मनोज कुमार पांडे की कहानी है, उनकी माँ की 1/11 GR की और राइफलमैन सुनील कुमार जंग की, कि भैया जी पूना में क्यों है जबकि वो लड़ाई में ही थे। जी सर। सर आपको लगता है शहीदों की जो फैमिलीज होती हैं या फिर जो भी फैमिलीज अपने बच्चे को फौज में भेजती हैं, वो अलग टाइप की फैमिलीज होती हैं, अलग सिचुएशंस होते हैं, ऐसा कुछ आपको कभी लगा? जनरली ऐसा अलग कुछ नहीं होता। जी। जो लड़के फौज में जाते हैं वो भी अलग नहीं होते, मेरा ये मानना है। जी। साधारण से लोग होते हैं, बट उनमें और हम में इतना ही फर्क होता है, when the time comes they rise to the occasion। राइट। जब वक्त हालात वैसे आते हैं ना, तो दे कम टू दैट ओकेजन, तब वो सिचुएशन से भागते नहीं है। जैसे हमारी आजकल लाइफ में क्या है, मेरा आपके साथ थोड़ा सा झगड़ा हो गया, आपने मुझे 2 प्रश्न 4 ऐसे पूछ लिए जो मैं जवाब नहीं दे पा रहा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। यही होता है जी। आजकल, ब्लॉक करना बड़ा, ब्लॉक कर दो उसको, सोशल जी। मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मुझे नहीं सुनना, वेर अवे फ्रॉम द सिचुएशन। या हम बहुत इजी वे कन्वीनियंट हो आउट, गया है। हम इजी वे आउट देखते हैं कि यस। यार मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, मैं कहाँ पे सेफ हूँ। अब जैसे कि समहाउ मैंने फौज के बड़े अफसरों के साथ, जवान के साथ पिछले 20-25 सालों में इंटरेक्ट किया, उनके साथ थोड़ा बहुत रहने का मौका मिला, उन्हें जानने का मौका मिला। जब मैं उनके बीच में बैठता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, वो बिल्कुल आपके और मेरी तरह ही होते हैं। उनके भी एम्बिशंस आपके और मेरी तरह के ही होते हैं। घर लेना है, गाड़ी का है, शादी का है, बच्चों की पढ़ाई का है, माता पिता का जिम्मेवारियां है, घर में छोटा भाई बहन है तो वो है, और सब जैसे हम सबका होता है, उनका भी वैसा ही होता है। उनके भी प्लान है, हॉलीडेज पे जाना है, हमें ये करना है, हमें लाइफ में वैसा करना है, वो सब है। फौज एक तो पढ़ाती बहुत ज्यादा है, तो वो बेचारे पढ़ ही बहुत रहे होते हैं कि यार अभी ये वाला कोर्स करना है, अभी ये कोर्स चल रहा है, अभी वैसा है, इसमें हमारा क्वालिफिकेशन हो गया, इसमें ये ग्रेडिंग आ गया, इसमें वैसा हो गया, वो सब है। बट अगर कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए, मौका वैसा आ जाए, उस टाइम पे ये बाकी सब चीजें, ये सारी बैक बर्नर पे आ जाती हैं। दैट टाइम, जिसे कहते हैं ना कि मेरा देश, मेरी पलटन, मेरे लोग, मेरे जवान,
मेरे साथी, बस यही सबसे आगे होता है। इस पे छोटी सी एक मैं आपको एग्जांपल, एक मैं कहानी छोटी सी आपको बताना चाहूंगा। एक बार कोई तो एक फौजी वाइफ अपने हस्बैंड से मिलने वैली में कहीं पे जाती है, कश्मीर में कहीं पे जाती है। तो वो वहाँ पे आरआर में डिप्लॉयड होते हैं। आरआर मीन राष्ट्रीय राइफल, जो कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी में जो लड़ाई लड़ जी रहे सर। होते हैं। अब वहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं होती, तो बट बीच बीच में थोड़े दिनों के लिए कोई आ सकता है। अब ये शायद यंग वाइफ है, ये भी अपने हस्बैंड से मिलने कुछ दिनों के लिए आरआर जाती है। अब उसकी ही लोकेशन पे रह रही होंगी, उसके पास गई होंगी। अब शायद कहीं से पेट्रोलिंग से या किसी टास्क से थोड़ी देर के बाद या एक दिन के बाद वो कप्तान साहब या मेजर साहब वापस आते हैं अपने रूम में। अब अपने रूम में बैठे हैं, और आरआर में क्या होता है कि आप वेपन हमेशा अपने पास रखते हो, जैसे बाकी जगहों पे वेपन हमेशा आपके पास नहीं होता। अब वो अपना वेपन शायद उन्होंने साइड पे रखा होता है, और मैं भी सामने वाले टेबल चेयर पे उनकी वाइफ बैठी होती है। अब कुछ बात बात हो रही होती, जो भी कुछ हो रहा होगा। इतने में क्या होता है, बाहर कुछ ये गोलियां चलने की या कुछ तो धमाके की कुछ तो आवाज आती है बाहर। अब ये तो कमरे के अंदर है, अब बाहर क्या ये तो पता नहीं है, बट कुछ आवाज आती है। जैसे ही ये आवाज आती है, जिसे कहते हैं ना वो रिफ्लेक्स एक्शन में, ये जो मेजर साहब होते हैं, ये अपने वेपन को होल्ड करते हैं, एंड ही जस्ट रन्स आउट। ये अपने कमरे से बाहर की तरफ दौड़ते हैं। अब वो जो लेडी है वो ऐसा बोलती है, उस वक्त उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा कि ये भी तो सामने बैठी है। उसने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, ही जस्ट उसने अपना वेपन लिया एंड ही रन्स आउट। अगले से 10 सेकंड में या आधे ये मिनट में वो लेडी भी खड़ी होके बाहर आती है। जब तक वो बाहर आती है, तो बाहर ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होती जो पैनिकेबल हो। शायद कोई टायर बरस हुआ होता है या कुछ हुआ होता है, तो सब नॉर्मल होता है। जब तो ये लेडी पूछती है, जब ये आवाज आई अब बाहर क्या हुआ क्या नहीं, तूने एक बार भी नहीं पूछा, आई वॉज सिटिंग विद यू, तूने मुझे देखा भी नहीं, मुझे भाई भी नहीं, ये भी नहीं, डू आई एग्जिस्ट आर नॉट। तो उस जो भी वो अधिकारी थे, तो वो अपनी उस वाइफ से कहते हैं कि तब मुझे लगा बाहर पता नहीं क्या हो रहा, मेरे लड़के बाहर है, सब कुछ बाहर है, दैट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज माई ड्यूटी, दैट इज एवरीथिंग टू मी। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। ये लोग बड़े साधारण हैं, इन्हें भी दर्द होती है, इन्हें भी तकलीफ होती है, इनके भी इमोशंस है, इनकी भी बॉडी है जो डिके करती है, जो खराब होती है, जो खत्म हो जाती है। बट व्हेन द टाइम कम, ये अपनी बाकी सब चीजें पीछे छोड़ के दे राइज टू दैट पर्टिकुलर ओकेजन। क्योंकि वो कई लोग तो, हम जैसे लोग तो सुन के भी अनसुना कर देते हैं ना कई चीजों को। जी इन्हें बस जैसे जी। पता चला तो ये जस्ट आउट। सो दैट इज द सोल्जर टेयर मी नाउ। और प्रोबेबली शायद इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है। मैं बार बार उस चीज के ऊपर फोकस करता हूँ, बार बार। अगर यही लड़के मान लो किसी और डिपार्टमेंट में जाते या किसी और सेगमेंट में जाते, तो ये भी शायद हमारे जैसे ही होते। द वे दे आर ग्रूम्ड, द वे दे आर ट्रेन्ड, या जैसा एक माहौल या एक लीडरशिप क्रिएट की जाती है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, हवलदार मदन लाल ने जिस तरह वो सिचुएशन वहां पे हैंडल की होगी, वो वही जानते होंगे। सो दैट थिंग ब्रिंग दैट आई हैव इट इन मी एटीट्यूड। यस। और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट भी होता है। यस, सामने कोई ऐसा नहीं है कि मोटिवेट करके पीछे रहे, सामने से लीड करते हैं, और यस, तो मोटिवेशन वही तो आ ही एग्जांपल मैंने जाएगा। आपको जी पहले सर। दी थी, मैं एक बार फिर ये एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जी। दो तरह की मोटिवेशन इस दुनिया में आजकल है। मैं लोगों को जाके भाषण देता हूँ, ये काम करो ये उसका है, ये काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी,
ये काम करो तुम्हें हूर मिलेगी, ये वो मिलेगी। और अगर इतना कुछ मिल रहा तो आई शुड आल्सो डू दैट ना, पर मैं खुद से नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो। अब दूसरी मोटिवेशन जो हवलदार मदन लाल जी की थी, ये भारतीय सेना की है। हम अगर ये काम करेंगे तो हमारी पलटन का नाम बड़ा होगा, हम अगर ये काम करेंगे तो हमारे देश का नाम बड़ा होगा, हम अगर ये काम नहीं करेंगे तो देश पे आफत आ सकती है, और हमारे सीओ साहब का आदेश है, तो हम ये काम करेंगे, वो तुम नहीं बोलता। जी तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोटिवेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीडरशिप। जी सर। सर अर्ली 2000s में जम्मू में अटैक्स हुए थे, जिसमें लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह, अशोक चक्र जी ने जो शहीद हो गए थे वहाँ पे, तो आप उनके फैमिली से मिलने का आपको मौका मिला था? राइट, ये आप बात कर रहे हैं आई थिंक 2004 के आसपास की बात है। जी जी जी। लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह जम्मू रेलवे स्टेशन पे ही शहीद हुए थे, और ओके। वो पठानकोट के ही रहने वाले थे, यहाँ से जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं 2004 में ही शायद पहली बार अंकल आंटी से मिला था, और ये 20 साल में उनके घर भी ना जाने कितनी बार मुझे जाने का मौका मिला है। तो मैं गया हूँ बहुत। और त्रिवेदी सिंह का वो एकमात्र ऑपरेशन नहीं था, लगभग 1.5 साल की सर्विस में जो वो जम्मू में ही डिप्लॉयड रहे 5 जैकलाई में, तो उन्होंने लगभग 4-5 आतंकवादी की जो घटनाएं थी उनमें उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, टू न्यूट्रलाइज देम, टू कंट्रोल देम। और लेकिन ये जो जम्मू रेलवे स्टेशन वाला था, जिसमें उन्होंने हजारों लाखों लोगों को, अगर मैं कहूँ तो, बचाया उस दिन, ये मुझे कहते हुए अच्छा भी लग रहा, बुरा भी लग रहा है। रेलवे स्टेशन पे जितनी रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस थी, जितनी जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस थी, बाकी सब थी, वो सब हथियार छोड़ के चली गई। ये अपने 4-5 साथियों के साथ उन आतंकवादियों के साथ भिड़ते हैं, उन सबको मार देते हैं, और दुर्भाग्यवश खुद भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और मार्च में उनकी शादी थी, और ये इंसिडेंट 1 या 2 जनवरी का है। मार्च में उनकी शादी होने वाली थी, और वो अपने माता पिता के एक ही पुत्र थे, बाकी दो उनकी सिस्टर। सर वो रेलवे स्टेशन में जो ऑपरेशन हुआ था उसके बारे में कुछ बताएंगे जिनको नहीं पता है कि क्या हुआ था वहाँ पे उस दिन? मतलब कि शाम का वक्त था, और जैसे 1-2 ट्रेन शायद आ रही थी, जा रही थी। स्टेशन तो हमेशा हसल बसल वाला ही रहता, और जम्मू का रेलवे स्टेशन एक बड़ा वन वेरी बिजी रेलवे स्टेशन है। तो ये 2-3 आतंकवादी कहीं पीछे वाली साइड से आए, और उन्होंने स्टेशन पे आके गोली वगैरह चलाना शुरू कर दिया था, ये सब था। तो फिर आर्मी को कॉल इन किया गया था, तो उसमें लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह, जो अपनी क्यूआरटी घातक जो इनकी टीम थी उसके ये सदस्य थे, तो ये आते हैं, और लगभग आधा 1 घंटे के ऑपरेशन में ये उन सब आतंकवादियों को मार गिराते हैं। अगर ये नहीं मार गिराते तो बड़ी ज्यादा कैजुअलिटीज होती, और लेकिन उसमें ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाते। और इनका कहा जाता है कि जो अंतिम शब्द थे जो इन्होंने अपने सीओ साहब, कर्नल वर्मा शायद तब इनके सीओ थे, जो हमने भी अखबार में पढ़ा कि वो अब अंतिम शब्द अपने सीओ साहब को ऐसा बोलते हैं, मिशन अकम्प्लिश्ड, कि आपने जो मुझे टास्क दिया था वो संपूर्ण हो गया हुआ है। तो क्या बात है। और ये उससे एक दिन पहले ही पठानकोट से आए थे। ये जी 31st की पार्टी के लिए पठानकोट गए थे, जहाँ पे ये अपनी फियांसी के साथ किसी तो आर्मी क्लब में जाते हैं पठानकोट में। वहाँ पे इन्हें बेस्ट कपल ऑफ द इवनिंग का भी अवार्ड मिलता है। मार्च में, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी शादी तय हुई थी, जो दुर्भाग्यवश फिर हुई नहीं पाई। तो वो जी सर। लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह थे, और इनकी मम्मी कहती है कि शादी के लगभग 7-8 साल के बाद ये पैदा हुए थे। तो और इनकी मम्मी 7 बहनें हैं, ये सबसे बड़ी पुष्पलता उनका नाम है, ये उनका बेटा है। इनके पिताजी भी फौज में ही थे, वो आर्मी सप्लाई कोर से थे। तो जब ये आईएमए से, जब इनको अपना आर्म ऑप्ट करना था,
तो इनके डैड ने कहा कि आप एएसपी ऑर्डिनेंस वगैरह कुछ ऑप्ट कर लो। तो वो कहते हैं नहीं डैड, मैं आपकी तरह डेस्क पे बैठ के नौकरी नहीं करना चाहूँगा। तो उसका जो फर्स्ट चॉइस था वो इन्फेंट्री था, उसने सेकंड चॉइस भी इन्फेंट्री लिखा था, उसने थर्ड चॉइस भी इन्फेंट्री ही लिखा था। और फिर उनको ये 5 जैकलाइन, जो जम्मू एंड कश्मीर की देखा जाए तो उसका ट्रूप सारा लोकली जम्मू कश्मीर से ही आता है, तो उसमें वो कार्यरत हुए थे और उनकी पहली पोस्टिंग या जम्मू सुंजवा में ही थी। बहुत क्लियर थे शुरू से कि इन्फेंट्री में ही जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत देखने में खूबसूरत हैंडसम एक जी। बड़े ही, खैर हमने कभी उन्हें देखा नहीं, हमने तो उनकी तस्वीरें ही देखी। तो उन्हें भी फिर ये जैसे आपने खुद ही कहा कि उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। जी सर, कुछ पॉडकास्ट में आपने कैप्टन तुषार महाजन शौर्य चक्र के बारे में भी बताया था। वो डाइविंग वाला इंसिडेंट कुछ आपने बताया था, तो जरा उस पे। हाँ, अगर मैं कैप्टन तुषार महाजन, वो भी हमारे जम्मू के जी पास एक जगह अधमपुरा जी थी, उनके थे, जी 9 पैरा एसएफ से थे। जी हाँ, एनडीए से थे। और वो जब एनडीए गए थे, आई थिंक 114 या 116, जो भी कोई उनका एनडीए था, वो अपने बैच के यंगेस्ट थे, सबसे छोटे थे। जब उन्होंने अपने एनडीए का एग्जाम लिखा, क्वालिफाई किया, उसके उनके माता पिता को पता भी नहीं था, उन्हें बताया ही नहीं था। जब एसएसबी की कॉल आई तब उन्होंने अपने डैड से कहा कि मुझे भोपाल जाना होगा एसएसबी के लिए। तो उनके पिता को तो तब ये भी नहीं था पता कि इसने एनडीए का फॉर्म कब लिया, कब भरा, कब एग्जाम दिया, कब क्वालिफाई किया। तो जैसे कि वो पैरा एसएफ में थे, तो वो एक, ही वॉज ए एक्सपर्ट डीप सी डाइवर। जो कोची में कोई तो सी डाइविंग का स्कूल है इंडियन नेवी का, वहां से उन्होंने उसका ट्रेनिंग लिया था। ही वॉज एक्सपर्ट सी डाइवर। तो उनके तो खैर बड़े सारे इंसिडेंसेस हैं। एक जो मैंने शायद सुनाया था, यहाँ जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एक जगह आती है रामबन। तो रामबन के पास चनाब नदी, जो बहुत ठंडा पानी है जिसका, और बहुत बड़ी नदी है। उसमें कोई तो गाड़ी गिर गई थी और कुछ 2 या 3 लोग शायद अ, उस गाड़ी के साथ पानी में चले गए थे। अब उनकी बॉडीज मिल नहीं रही थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने फिर आर्मी को रिक्वेस्ट किया होगा, तो आर्मी ने कैप्टन तुषार महाजन की टीम को उसके लिए डिप्यूट किया होगा। तो वो ठंडे पानी में तुषार महाजन ने 2-3 दिन लगा के अंदर से वो बॉडी को निकाल के बाहर लाया था। और उसका पानी बहुत हार्श है, मतलब कि चनाब नदी ऐसी है कि अगर उसमें आप गए तो फिर आपका मिलना मुश्किल ही है। आप मई जून महीने में भी, जब गर्मी पीक पे होती है हमारे यहाँ पे जम्मू में 44-45 डिग्री, तब भी आप उस नदी की, जो नहर हमारे जम्मू में मेरे घर के बिल्कुल साथ से बहती है, आप उसमें ना 4 मिनट या 3 मिनट से ज्यादा पानी में नहीं रह सकते, इतना ठंडा पानी होता है। तो मैं वही सोचता हूँ पहाड़ों में तुषार ने कैसे क्या किया होगा। जी सर, कुछ और, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी स्टोरीज है, तो कुछ और बताना चाहेंगे उनके तुषार का फैमिली से बहुत मिलने कुछ के था। बाद या अभी जो। एक किताब भी है, मैं उसका जिक्र करता हूँ, स्वप्निल पांडे मैम है, उन्होंने जी बलिदान एक किताब लिखी है। उसमें अब तुषार का बीइंग इन स्पेशल फोर्सेस, इनके बड़े सारे एक्शन और एक्ट उनके ऊपर बात ही नहीं हो पाती कभी। वो हमें भी नहीं बताया जाता, हमें भी नहीं पता होता। जो कुछ थोड़ा जी बहुत पता भी हो तो कहा जाता कि आगे ना बताया जाए। तो स्पेशल फोर्सेस का ये एक थोड़ा सा ये है कि हम उनकी ग्लोरी को कभी नरेट ही नहीं कर पाते, हम उनकी ग्लोरी को कभी चेरिश ही नहीं कर पाते। तो जबकि मैं इतना ही कहूंगा कि तुषार ने वो सारे काम किए हैं जो आप एक जेम्स बॉन्ड की मूवी में जेम्स बॉन्ड को देखते हो ना करते जी हुए। तो जी मैं जितना मैंने तुषार के साथियों से, तुषार के दोस्तों से, तुषार के साथ करने वाले जो सैनिक थे उनसे, या बाकी लोगों से जो मुझे जानकारी मिली, जो शायद साझा करना भी ठीक नहीं रहेगा, तो मैं यही देखता हूँ कि जैसे जेम्स बॉन्ड एक मूवी में होते हैं, अभी यहाँ है, अभी यहाँ है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट नॉट ओनली तुषार, ऑलमोस्ट एवरी स्पेशल फोर्सेस के जो ट्रूप्स हैं,
दे आर स्पेक्टेकुलर, और वो ना जाने क्या क्या करते हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। अदरवाइज हम जिस तरह दुश्मनों से घिरे हुए हैं बाहर से, और हमारे अंदर भी बड़े ज्यादा हमारे दुश्मन हैं, तो ये तुषार और बाकी अन्य साथी उनके, यही हमें सुरक्षित रखे हैं। फिर वही बात है कि हर बात पे वो कहते हैं बात हो ही नहीं पाती, कुछ बातों पे जी, अगर बात ना हो तो वो ज्यादा अच्छी बात होती है। जी सर। उनका लास्ट ऑपरेशन भी काफ़ी वो लास्ट मतलब ऑपरेशन जो बड़ा था। पम्पोर में हुआ था, जी, वो एक सीआरपीएफ की कार्रवाई के ऊपर एक हमला हुआ था। तो वो उसमें 2 सीआरपीएफ के जवान वीर गति को प्राप्त हुए। फिर वो जो आतंकवादी थे वो एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, जबकि समहाउ मुझे ऐसा लगता कि वो सब प्री प्लान था, जो मेरा मानना है। और जब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वो 5-6 स्टोरी की बिल्डिंग है, काफी बड़ी बिल्डिंग है। हुँ, तो पहले 10 पैरा एसएफ की टीम वहां पे आती है, जो कैप्टन पवन के द्वारा लीड की जाती है। कैप्टन पवन उसमें वीर गति को प्राप्त हुए हैं। फिर 9 पैरा एसएफ की टीम शायद वहां पे बुलाई जाती है, जिसमें कैप्टन तुषार है, वो जाते हैं अपनी टीम के साथ। पहले इनका जो बडी था लांस नायक ओम प्रकाश, वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। कैप्टन तुषार उसकी बॉडी को उठा के खुद बाहर तक लाए हैं, उसको इवैक्यूएट करके। और थर्ड फ्लोर जो था, तीसरा फ्लोर, पहले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे आई थिंक पूरा क्लियर करने के बाद जब तुषार थर्ड फ्लोर पे है, तो वहां पे वो जख्मी हुए हैं, और हम उन्हें टाइमली पॉसिबली इवैक्यूएट नहीं कर पाए हैं। अगर कर पाते तो वो शायद आज हमारे बीच में ही होते। वहां पे वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने लिखा भी है बड़ी बार, मेरी जानकारी के अनुसार, मैं गलत हो सकता हूँ पर मैं गलत नहीं हूँ, उस बिल्डिंग के अंदर कोई होस्टेज सिचुएशन नहीं थी, जो मेरी जानकारी थी। कोई भी होस्टेज सिचुएशन नहीं थी, कोई भी अंदर नहीं था। तो हम रूम इंटरवेंशन क्यों कर रहे थे? वट वॉज द पर्पज ऑफ रूम इंटरवेंशन? वाई वी वर डूइंग दैट रूम इंटरवेंशन? जो एक मेरी जानकारी, अगर हमने वो सब नहीं किया होता तो शायद हम ये कहानी के ऊपर आज बात नहीं कर रहे होते। एक जी सर। परिवार बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। खैर अभी चलो, 2-3 महीने पहले भारत सरकार ने उधमपुर का जो रेलवे स्टेशन था वो कैप्टन तुषार के नाम पे किया। जी, बड़ा अच्छा लगता है जब अनाउंसमेंट होती है कि ये ट्रेन कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन तक जाएगी, और ट्रेन के ऊपर भी उसको उनका नाम लिखा होता है। फिर लगभग 2 महीने पहले तुषार के मम्मी पापा और मैं, हम मध्य प्रदेश तक ट्रेवल कर रहे थे। तो जब टिकट लिया गया, सबसे ऊपर उनकी मम्मी आशा रानी गुप्ता का नाम लिखा था, तो स्टेशन के नाम पे कैप्टन तुषार महाजन लिखा हुआ था। तो वो पढ़ के अब क्या कहूँ, पेड प्राइड वट एवर जाने। मैं वो टिकट की भी कॉपी आपको भेजूंगा, आप उसे भी किसी को जी दिखा सर। दें। जी सर, जी सर। एक माँ जब ट्रेन में सफर करती है तो स्टेशन के नाम की जगह उनके बेटे का नाम लिखा होता है। जी सर। और उनके बलिदान को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है सर, वो राइट। सबसे बड़ी बात है। कल भी एक बड़ी अच्छी खबर आई थी, अच्छी कहूंगा मैं, जो तुषार के ही जूनियर थे, कैप्टन शुभम गुप्ता, जो जी, पिछले ही साल रजौरी में वीर गति को प्राप्त हुए, आगरा से थे। तो उनके घर के पास का कोई मेट्रो स्टेशन है, जो कल ये अनाउंसमेंट हुआ है कि वो कैप्टन शुभम गुप्ता के नाम पे उसको रीनेम किया जाएगा। तो जी। शायद अगले कुछ दिनों में उसकी रीनेमिंग सेरेमनी या उसकी भी तस्वीरें आएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते हम कुछ कुछ यादें संजो पाते हैं। जी सर, और ये होना भी चाहिए। अगर हम राइट। किसी भी तरीके से उनको याद कर सकते हैं, तो ये होना भी चाहिए सर। ये पहले हुआ नहीं करता था, बट अब हो रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं चलो आपके माध्यम से ये चीज भी कहता हूँ, इसको लेके भी काफी काम हुआ है, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं आया, कि जम्मू जी, का जो रेलवे स्टेशन है, इसका नाम त्रिवेणी सिंह के नाम पे होना चाहिए।
रेलवे जी, स्टेशन की प्रॉपर्टी, रेलवे स्टेशन के यात्री, इंडियन रेलवे का सब कुछ बचाने हेतु ही लेफ्टिनेंट त्रिवेदी सिंह ने अपना बलिदान दिया था। तो भारतीय रेल को ये स्टेशन उनके नाम पे करना चाहिए। तो इस पे कुछ एफर्ट्स हो रहे हैं सर अभी इस कि पे हो जाए? एफर्ट्स हो रहे हैं, काफी सारे हो रहे हैं, काफी लेवल तक चिट्ठी लिखी गई है। एक जी, बॉम्बे से ही है सविता राव जी, मैं उनका जिक्र भी आपसे करूंगा। इंडिया पॉजिटिव सिटीजन या इंडिया पॉजिटिव मुहिम वो चलाती है। उन्होंने पर्सनली इसको लेके बहुत काम किया है। ना जाने किस किस को वो पत्र लिख चुकी है, किस किस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर चुकी है, और इनके माता पिता भी अपने लेवल से प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक खैर कुछ हुआ नहीं है। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मे भी आने वाले दिनों में हम जम्मू रेलवे स्टेशन पर भी कोई अच्छी खबर सुन पाए। जी सर। वी आर ऑल्सो होपिंग सर कि हो जाए ऐसा। सर तो जैसे कैप्टन शुभम गुप्ता सेना मेडल की आपने बात करी, तो आजकल पोस्ट भी आ रहे हैं, हमने देखा है। तो उनके फैमिलीज को जब आपने विजिट किया तो फिर कैसा एक्सपीरियंस था? कुछ स्टोरीज उनके बारे में बताना चाहेंगे? बहुत अभी रिसेंटली मैं हुआ है ये। अभी मैं पहली बार ही उनके घर गया था। ये जी, जनवरी में ही शायद हम गए थे। तुषार के मम्मी पापा भी मेरे साथ थे, क्योंकि कैप्टन सुबह जैसे कि ये दोपहर में ही पोस्टेड थे, तो वो तुषार के घर अक्सर आते थे। तो एक अलग सा अटैचमेंट फिर तुषार के माता पिता का भी उनके साथ था। तो मैं, तुषार के माता पिता, हम सब शुभम के घर गए थे, पहली बार ही गए थे, अभी बिल्कुल नया था। तो अभी इतनी बातें होती नहीं है। अभी जी, हम सिर्फ एक मैं बस मिलने ही एक बार चले गए थे, ज्यादा बात हुई नहीं थी। तो मैं भी अगले पॉडकास्ट पे जब आप आएंगे तो खूब जी सारी सर। बातें उनको लेके भी होगी। लेकिन जितना हमने अभी तक समझा देखा, वो बड़े लाइवली से थे। जैसे उनके छोटे भाई है जो, वो बड़े अच्छे, उनके वीडियोस बड़ी अच्छी, उनकी जी, चीजें इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं। तो ट्रेजिक लॉस टू द फैमिली, अगर मैं इतना ही कहूँ तो। उनकी कहानी की अगली बात। जी सर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो सर जो आप ये फैमिलीज को विजिट करते हैं और इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे सस्टेन करते हैं इन सिचुएशन में? बाकी सस्टेन आप किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं? नहीं सर, मैं सर अर्निंग पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, बिकॉज अच्छा, ट्रैवल अगर आप करते मेरा हैं तो एक खुद उसमें का हाँ, एक हाँ, राइट। मेरा एक खुद जी, का ट्रेवलिंग बिजनेस है। जी चलो सर। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, किसी को भी लद्दाख घूमना हो, कश्मीर घूमना हो, अमृतसर आना हो, जी जम्मू सर। आना हो, भद्रवा जाना हो, दे कैन यूटिलाइज माई सर्विसेज। जैसे कार रेंटल हो गया, टेम्पो ट्रेवलर हो गया, होटल बुकिंग हो गया, बाकी बाकी वी डू ऑल दैट। टू, मैं ड्राई फ्रूट को सप्लाई करता हूँ। जैसे कश्मीर में ग्रो हुए बादाम हो गए, अखरोट हो गए, केसर हो गया, किसी को भी चाहिए हो डू लेट मी नो। वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। और ये दोनों चीजें मुझे एक जगह बैठने के लिए बाधित नहीं करती। ड्यू टू इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी में कहीं से बैठ के भी ये सारे काम करता रहता हूँ। और यूपीआई ने बैंक ट्रांसफर और बाकी सारी चीजें बड़ी आसान कर दी। तो मेरा जो लाइवलीहुड है वो टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है, एंड साथ में जो मैं ड्राई फ्रूट का काम करता हूँ। जी सर। ठीक है सर। सर कोई कुछ ऐसी स्टोरीज आप मार्टिस की बताना चाहेंगे जो आपको पर्सनली बहुत इंस्पायर करी हो या आपको मूव करी हो? ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमसे? ये बड़ा डिफिकल्ट सा सवाल होता है। इसमें क्या होता है ना, जी, मैं फंस जाता हूँ। अब मैं जिसकी सुनाऊंगा वो ठीक है, जिसकी नहीं सुनाऊंगा वो बड़े नाराज हो जाते हैं। और जी, उनका नाराज होना भी स्वाभाविक है, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे नहीं मुझे पूछना चाहिए कि जो मुझे बड़ी, हर कहानी मेरी सब सभी मेरे दिल के बड़े करीब है। अब कौन सी कब याद आए कब याद ना आए, वो एक अलग विषय है। बट जी सर। अब किसकी कहानी सुनाई जाए, मैं देवेंद्र जस्ट की आपको फटाफट बता देता जी हूँ सर। इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे कि मैंने कहा कि वो गाजियाबाद से ही थे, और
उनको शुरू से ही फौज में जाने का काफी शौक था। प्रोबेबली 12th में उनका इंडिया नहीं हुआ होगा, जिसके लिए उन्होंने कोशिश या ट्राई की थी। तो वो अपना इंजीनियरिंग करने कहीं बाहर चले गए। जब वो इंजीनियरिंग करके वापस आए तो वो अपना सामान बिल्कुल नहीं लाए, कुछ भी लेके नहीं आए। तो उनकी मम्मी शायद थोड़े खफा हुए होंगे, थोड़े गुस्सा हुए होंगे। फिर वो मास्टर्स करने कहीं बाहर चले गए, उसमें भी सामान वहां से कुछ भी वापस लेके नहीं आए वो, जो आंटी ने मुझे कहा। तो आंटी फिर तब थोड़े गुस्सा हुए होंगे। इन बिटवीन वो फौज में जाने की अपना प्रयास कर रहे हैं, जो शायद कहीं ना कहीं उनका बाधित हो रहा है। फिर उनकी डोलाइट में शायद जॉब लगी है, वो जॉब करने भी कहीं वो बाहर ही गए होंगे। शायद वहां से भी वो अपना कोई भी सामान या कुछ भी लेके नहीं आए। मीनवाइल उनका आईएमए में जब सिलेक्शन हुआ, जब वो आईएमए चले गए, तो जब उसका पीओपी था तो वो अपनी मम्मी को बोलते हैं कि अब आप पीओपी पे आ रहे हैं, काफी सारा सामान लेके आना। ये कुछ साड़ियाँ, कुछ कपड़े, कुछ मिठाई के डब्बे। तो आंटी कहती है कि हम तो सिविल बैकग्राउंड से थे, हमें लगा शायद ऐसा होता होगा। लेकिन जब हम देहरादून पहुंचे पीओपी पे, वहां पे कोई और ऐसा कुछ लेके आए ही नहीं थे। जब हमने उससे पूछा कि ये किसके लिए, उसने कहा कि अब हम यहाँ पे 1-1.5 साल रहे तो काफी लोगों ने हमारी बड़ी मदद की। जैसे कुक थे, सफाई वाले थे, काम वाले थे, बाकी लोग थे। हमें इन सबको भी कुछ कुछ तो देना चाहिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दैट। जब पीओपी हो गई, वो अपने रूम में आए तो अंकल आंटी भी रूम पे थे। तो उसके जूनियर सब उसके रूम में आ रहे हैं। तो वो किसी को वो अपनी प्रेस दे रहा है, किसी को वो अपना ब्लेजर दे रहा है, किसी को अपने जूते दे रहा है, पूरा सामान बांट रहा है। आंटी कह रही मेरे सामने ही सब बांट रहा है। तो मैं कह रहा हूँ व्हाट आर यू डूइंग? तो वो कहता मैंने क्या करना, अब तो मैं अफसर बन गया, इन सबके काम आएगा। तो एक कोई तो अंडर शर्ट थी जो बेड पे पड़ी हुई थी, जो बेबी उसने सुबह पहनी थी। आंटी को लगा वो ये भी ना किसी को दे दे, तो वो अंडर शर्ट उठा के ना अपने पर्स में डाल दी। आंटी कहती वही एक अंडर शर्ट लेके मैं आईएमए से वापिस आई, बाकी उसने सब बांट दिया। फिर 2010 में जब वी लॉस्ट हिम वैली में, तो उसका सारा सामान घर आया पहली बार। वटी कहती है कि पहली बार ऐसा हुआ कि सब सामान घर आया, पर उदय मान ये दविंदर सिंह जस्ट ही है। तो वही मैंने आपसे कहा, अभी जब 4-5 दिन पहले वो उसके घर पे था, उसमें से ट्रंक मुझे आंटी ने दिखाया, उसका ताला भी नहीं खुला है। 14 साल हो गए, अब उस ट्रंक के अंदर क्या हमें ये भी नहीं पता। तो पॉसिबली व्हेन नेक्स्ट आई विल गो टू जी सर। इंदिरापुरम आंटी के पास, तो वी विल इंसिस्ट कि अब हम इसको भी खोलें। और इस बार जब मैं गया था तो आंटी ने मुझे बहुत कुछ दिखाया कि ये उसका है, ये उसका है। पहली बार ही वो उसको देख रहे थे। वो जूते भी आंटी ने संभाल के रखे हैं, जो जूते लास्ट टाइम देविंदर सिंह जस ने पहने थे। उस दिन बड़ी बारिश थी, तो जूते पे बड़ी ज्यादा कीचड़ और मिट्टी लगी थी। वो कीचड़ और मिट्टी आज भी उन जूतों पे वैसे ही लगी हुई है, वो भी साफ की हुई है। सर अगर वो ट्रंक कभी खुले तो अगर मैम की परमिशन हो तो आप ज़रूर पोस्ट करना उनके उसमें क्या है, बिकॉज लोग देखना तो ज़रूर चाहेंगे जरूर। कि उस ट्रंक में क्या है। राइट। सर एक क्वेश्चन ना बहुत पॉपअप करता है हमारे दिमाग में कि जो हमारे शहीदों की फैमिलीज हैं, क्या हम उनके लिए इनफ कर पा रहे हैं? देखो, अगर मैं एज ए कंट्री की बात करूं तो कंट्री करता है। हमारा कंट्री का पॉलिसी विजन बड़ा क्लियर है कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैमिली, और हम वो करते हैं। जी। जैसा अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई एक सोल्जर मान लो आज वीर गति को प्राप्त होता है, दुर्भाग्यवश, अगर उसकी शादी हो रखी है तो उसकी वाइफ को उसकी फुल सैलरी मिलती है टिल शी इज अलाइव। मैं पेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। उसे मेडिकल भी मिलता है, उसके 2 बच्चों तक का ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई भी पूरा भारत की फौज करती है। उसको स्टेट की पॉलिसी के अनुसार भी कंपनसेशन मिलता है। स्टेट वाले कुछ जॉब्स भी देते हैं, कुछ स्टेट लैंड भी देती है, कुछ स्टेट अपने अपनी तरह से स्कूल का भी रिनेमिंग करती है। हर स्टेट का अपना अपना वो है। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि सब स्टेट की पॉलिसी सेम होनी चाहिए। हम अच्छा करते हैं। अगर मैं आम लोगों की बात करूं, पहले तो चलो ऐसा नहीं था, बट हर पास सम ईयर्स ड्यू टू सोशल मीडिया एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस, अब बड़े सारे लोग इन फैमिलीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इनको रेस्पेक्ट रिगार्ड मिल रहा है।
जो पहले थोड़ा कम था, फर्क आया है, सोसाइटी में चेंज आई है। लेकिन इन पॉलिसीज में थोड़े बहुत लूप होल्स भी हैं जो एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमने रेज किए हैं। जैसा अगर बच्चा मैरिड हो तो पेरेंट्स को मोस्टली पेंशन नहीं मिलती, उनकी देखभाल नहीं होती जो कि होनी चाहिए, या कुछ कुछ स्टेट्स में कंपनसेशन बहुत कम है, पॉलिसीज थोड़ी सी अच्छी नहीं है। तो कुछ ग्रे एरियाज हैं विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, जो समय समय पे हम लोग भी रेज करते रहते हैं, बाकी लोग भी करते रहते हैं, और इम्प्रूवमेंट होती रहती है। एक मुद्दा है जो मैं आपसे कहूँगा, वो भी बड़ा ग्रेव है, डिसेबल्ड कैडेट्स। वो कैडेट्स जो एकेडमी में इंजर्ड हो जाते हैं और फिर फौज उन्हें डिमोट कर देती है ड्यू टू मेडिकल रीजन। उसमें से कुछ इतने फिट्स तो होते हैं कि वो सिविल लाइफ में अपने आप को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो 90% या 100% डिसेबल्ड हो, तो वहाँ पे थोड़े से इश्यूज हैं। दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। ट्रेनिंग के दौरान अगर वो चोटिल हुए हैं या कुछ हुए हैं तो उनको एक सैनिक की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। तो चीजें इवॉल्व होती रहती है, तो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि आगे चल के उन पे भी कुछ ना कुछ होगा। बट अगर मैं मोस्टली बात करूं, ब्रॉडली बात करूं, वी टेक केयर ऑफ आवर सोल्जर्स एंड वेटरन्स बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जी सर। जी सर। और इंडिविजुअल लेवल पे अगर लोगों को पहले पता नहीं होता, तब धीरे धीरे जैसे आपने बताया लोगों को पता चल रहा है, तो वो भी ड्यूज अब फैमिलीज को मिल रहे हैं जो मिलने भी चाहिए। यस, एंड ये एक ये बड़ी बढ़ेगा ही नियर फ्यूचर में। एक यस एक बड़ी अच्छी अवेयरनेस की आई है। बड़ी सारी जी संस्थाएं प्रोग्राम कर रही है, जो प्राइवेट प्रोग्राम है वो इन फैमिलीज को बुला रही है, फेलिसिटेट कर रही है, उन्हें ऑनर कर रही है, उनकी कहानी बता रही है। स्कूल्स में इसके ऊपर बात हो रही है, करिकुलम्स में कुछ कुछ ऐड हो रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ लोग रोज इसके ऊपर लिख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, और इट्स टूवर्ड्स ए राइट डायरेक्शन। जी सर। सर कोई लीगल फंड है जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं फॉर एक तो जैसे मार्टर्स फैमिलीज? ये से सरकार के ही अपने फंड्स है, जी या जैसे भारत के वीर है जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, उसमें आप डायरेक्टली टू द फैमिलीज दे सकते हैं। फिर बड़ी सारी, और जैसे एक वार विडोज एसोसिएशन है, 50 साल पुरानी संस्था है, दिल्ली में है, वो भी बहुत काम करती है इन परिवारों के लिए। फिर आप जैसे बेंगलोर में है तो मार्टियर अक्षय गिरीश मेमोरियल ट्रस्ट है, दे डू ए लॉट फॉर द सोसाइटी, आप उस ट्रस्ट को भी डोनेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत कुछ। जी सर। तो कुछ ये नाम हम सर उसमें डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में, तो इफ ठीक है। दैट इज ओके। ठीक है यस सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई और भी बाद में जानना चाहे, दे कैन रीच आउट टू अस, जी तो हम जी उनकी जी। सिटी के आसपास किसी न किसी के साथ उनको कनेक्ट करवा देंगे। जी सर बिल्कुल। सर कुछ फाइनल थॉट्स आप बताना चाहेंगे या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे यंगस्टर्स को जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? बस अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू शुड कम विद ओपन माइंड, विदाउट एनी जी सर। हेजिटेशन या एक्सपेक्टेशन। डू वेल फॉर द आर्मी, डू वेल फॉर द नेशन, आर्मी विल टेक केयर ऑफ यू। वो आपको इतना ट्रेन और इतना सक्षम कर देती है कि उसके बाद बाहर आके आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जैसे कि मैंने कहा, फौज इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन लेफ्ट जिसमें आज पेंशन मिलती है, बाकी कहीं भी नहीं। जी मोटिवेशन वो भी है, और एक लार्जर देन लाइफ आपको जीने का मौका मिलता है, जो हम सिविलियन कभी इमेजिन भी शायद नहीं कर पाते। एंड जी यू सर। हैव समथिंग मीनिंगफुल टू डू इन लाइफ। थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जो स्टोरीज आपने बताई वो बहुत लोगों को इंस्पायर करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। चलो, थैंक यू, आपने मुझे बात करने का मौका दिया। आई होप this will reach to the people and they will benefit something out of it. Thank you and Jai जी Hind. सर, इट विल। थैंक यू सर। जय हिंद।